बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह। मुझे कहते हैं हुमायूं, ज़ैब, अब्बासी मेरे साथ मौजूद हैं। हलीमा, जुल्फिकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। कल की धुआंधार पिंडी इस्लामाबाद में बारिश के बावजूद भी अगर आप लोगों के घर में बिजली आ रही है तो खुश नसीब है आप। और अल्लाह ताला ने कहीं पे बहुत सारी जगहों पे पूरी रात जो है वो बिजली मौजूद नहीं थी। और अगर तब भी आपके घर पे बिजली आ रही है तो यकीनी तौर पे आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं। और अगर जिनके अंग में बिजली भरी है, मेरे अंग में, ये पाकिस्तानी खाना है ना? अच्छा, जिनके अंग में बिजली भरी है, अगर किसी के घर में नहीं आ रही तो वो उनसे रब्ता करें। मेरे अंग से ले ले। जो तारे हैं बिजली की, वो उनके नाक में डालते थोड़ी देर के लिए। पाकिस्तानी खाना था, मुझे नहीं शबनम का गाना था। आई डोंट नो, मैंने इतनी पुरानी में नहीं हूँ हुमायूं, मुझे याद नहीं है। गाना मैंने सुना हुआ है लेकिन मुझे ये नहीं याद। इतनी पुरानी नहीं, आप इससे भी कहीं ज्यादा पुरानी। दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इससे मुझे आम याद आ गए। गालिब से आम याद। आम खाते हैं? आम खाओगी आप? मैं तो बहुत खाती हूँ। और हुमायूं इतने खाते हैं कि मुंह में छाले निकल आते हैं यार। मुझे आम का एक प्रोसेस मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे उन जो वालिदाएँ हैं और जो बहनें हैं, जो बाप हैं, जो आपको आम काट के क्यूब्स बनाकर आपको प्लेट में रख के देते हैं, उनको अल्लाह ताला खुश रखे। क्योंकि मुझे आम उस तरह खाना पसंद है। आई कांट ईट आम के काट के दली के साथ। अच्छा नहीं, मैं दूसरों को काट के दे सकती हूँ लेकिन मुझे काट के खाना आम उस तरह से नहीं पसंद। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो क्यूब्स में काट के खाना पसंद करते हैं कांटे के साथ, तो मुझे उस तरह से नहीं पसंद। मुझे देसी तरीके से आम खाना ज़्यादा पसंद है। उनको आर्टिफिशियली ठंडा करना भी मुझे नहीं पसंद, जिस तरह लोग फ्रिज में रख के कर लेते हैं। मैंने कभी नहीं किया, हमारे घर में नहीं होता था। हम बाकायदा पुराने वक्तों की तरह एक पतीले में पानी डाल के, बर्फ का कटोरा डाल के और फिर आम डाल के उनको ठंडा किया करते थे। तो मुझे अभी तक वो वाइब आम की उसी तरह से आती है कि वो उस पे सारे बैठ के खाते हैं। अच्छा, मैंने अभी तक नहीं देखा हलीमा, वो जो चौंसा आम होता है जो लोग पहले चूसा करते थे। जैसे हम स्कूल जा रहे हैं तो हम आम लेके जा रहे हैं खा। अब वो ट्रेंड नहीं रहा, पता नहीं क्यों। कभी देखा आपने? लॉन्ग टाइम मैंने किसी को आम नहीं खाते देखा। मैं तो वैसे ही आम खाती हूँ। वो चौंसा हम तो काट के ही खाते, हमने नहीं देखा बहुत वेरी लॉन्ग टाइम। सिर्फ चौंसा आम नहीं वैसे खाया जाता, सारे आम वैसे खाए जा सकते हैं। अच्छा, आई ऑलवेज थॉट कि चौंसा आम से आप वैसे खा सकते हैं। नहीं, सारे आम वैसे खाए जा सकते हैं। आमों में सबसे ज्यादा कौन सा आम पसंद है आपको? यार मुझे लंगड़ा बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे लंगड़ा बहुत पसंद है, लेकिन लंगड़ा लेना थोड़ा टेक्निकल होता है। हाँ, मुझे लंगड़ा बहुत पसंद है। अनवर रटोल मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। क्योंकि हमारे घर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू का ताल्लुक एक इदारे से है, तो वहाँ से हमें आम बड़े आते रहे डिफरेंट के। क्योंकि अब्बू का बड़ा नेटवर्क बड़ा अच्छा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आम खरीदने बहुत कम पड़े, आते रहते हैं आते रहते हैं जी आम। अच्छी बात है, आम आते रहने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आमों के साथ साथ ना एक और चीज़ भी करनी चाहिए। कच्ची लस्सी पीते रहना चाहिए ताकि इस तरह हुमायूं के जिस तरह मुंह में छाले निकले हुए हैं छाले नहीं निकलेंगे, ना निकले। क्योंकि कच्ची लस्सी जो है ना वो आम की तासीर जो इतनी गर्म होती है उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करती है। इससे पहले आप खबर की तरफ जाए, एक छोटा सा पब्लिक मैसेज देना मैं आज देना ज़रूरी था। सुबह में आज थोड़ा सा लेट हो गया इस वजह से, क्योंकि मैंने एक एक्सीडेंट देखा। बहुत बुरी तरह मोटरसाइकिल वाला जो है उसको यहाँ पर लगी थी। वजह ये होती है कि रात के 12 बजे के बाद, यूजुअली 1 बजे के बाद और सुबह सवेरे इशारे नहीं चलते हैं, फ्री कर दिए जाते हैं। बिकॉज ट्रैफिक का दबाव बिल्कुल कम होता है तो इशारे फ्री कर दिए जाते हैं। तो उसकी वजह से यकीनन हमारी स्पीड जो है वो इतनी तेज़ हो जाती है और हमें लगता है। ये याद रखिएगा, कुछ ट्रैफिक कवानीन है जिसकी आपने खिलाफवर्जी नहीं करनी। जो डायरेक्ट रोड होती है उसका राइट पहले होता है गुजरने का, जो लिंक रोड होती है उसका सेकंड राइट होता है। ये कुछ चीज़ें अगर आप देख लें और समझ लें तो उससे आपकी जो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी भी होगी और आप सेफ भी रहेंगे और यकीनन आपको कुछ होगा भी नहीं। तो सीट बेल्ट ज़रूर बांध के रखें और गाड़ी को प्लीज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले खड़ी किया करें, क्योंकि वो पैदल चलने वालों का रास्ता होता है। बड़ी बेसिक चीज़ें जो आपको शायद बचपन में सिखाई जाती है लेकिन आप उसमें भूल जाते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से तो मेरे ख्याल से तकरीबन दो गाड़ियाँ जो है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आगे खड़ी होती हैं। हाँ, यकीनी तौर पे अगर ये चीज़ें करने लग जाए हम लोग, वही फिर बात आ जाती है कि हर बात हम इदारों पे फेंक देते हैं कि इदारे हमारे ठीक नहीं। थोड़ा सा खुद भी हमें ठीक होने की ज़रूरत है। अच्छा जी, सुबह सुबह अच्छी बातें हम करेंगे आप लोगों के साथ शेयर। पहली खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहली खबर ज़बरदस्त किस्म की खुशी वाली आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। हमजा
खान जी स्क्वॉश का टाइटल जीत के, चैंपियनशिप जीत के पाकिस्तान के पास ये चैंपियनशिप बहुत सालों के बाद आई है, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। सबसे पहले तो हमज़ा खान को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको, आपके वालिदैन को बहुत मुबारक हो। यकीनी तौर पे उन्होंने इस सफ़र में आपका बहुत ज़्यादा साथ दिया होगा, क्योंकि स्क्वॉश अब एक ऐसी गेम नहीं रही जिसमें लोग भाग भाग के जाएँ। क्रिकेट के लिए तो लोग भाग भाग के जाते हैं कि हाँ जी इसमें हमारा नाम होगा, लेकिन स्क्वॉश में जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमज़ा खान ने टाइटल जो है वो अपने नाम कर लिया है। तकरीबन 37 ईयर्स के बाद पाकिस्तान में ये टाइटल आ रहा है। जहांगीर खान इससे पहले 8 दफ़ा कंसेक्टिव ये टाइटल जीत चुके थे और उसके बाद जानशेर खान ने ही उनको रिप्लेस किया था, वो भी पाकिस्तान के थे। 4 लोग ऐसे हैं पाकिस्तानी जो पहले ये टाइटल जीत चुके हैं, लेकिन पहले, काफ़ी पहले की अब ये बात हो चुकी है और अब एक बहुत बड़ा अरसा था जिसमें स्क्वॉश में पाकिस्तान का कहीं नामो निशान ही नहीं आता था। बहुत जूनियर लेवल चैंपियनशिप के लेवल पे तो पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता था ऑब्वियसली, और बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट करता था, लेकिन वर्ल्ड टाइटल के लिए पाकिस्तान का कोई भी ऐसा बंदा हमें देखने को नज़र नहीं आता था। ना सिर्फ हमज़ा खान उसमें गए हैं, बल्कि टाइटल उन्होंने जीत लिया है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं और इस चीज़ को ये भी सोच रहे हैं, होप्स हमारी हाई हो जाती है ना हमेशा, तो ये भी सोच रहे हैं कि हमज़ा खान जो है वो रिपीटेडली ये टाइटल इंशाल्लाह जीतेंगे। जहांगीर खान और जानशेर खान के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाही थी जब स्क्वॉश के बारे में पढ़ रही थी। जहांगीर खान ने जी ये टाइटल 8 दफ़ा एक कंसेक्टिव जीता था और पाकिस्तान में ऐसा लगता था कि जहांगीर खान के अलावा किसी प्लेयर का नाम याद ही नहीं है, इतने ज़्यादा वो मकबूल थे पाकिस्तान में। हालांकि उस वक्त इंटरव्यूज़ वगैरह का इस तरह से दौर नहीं था, लोग पर्सनली लोगों को नहीं जानते थे, लेकिन उनको पसंद इतना किया जाता था। और जब जानशेर खान ने हुमायूं जहांगीर खान को हराया तो लोग ऑफेंड हो गए इस बात से कि उन्होंने जहांगीर खान को क्यों हराया, और लोगों ने जो है वो, मुझे कल पता लगा कि उनके खिलाफ थोड़े थोड़े जुलूस भी निकाले थे कि आपने क्यों हराया जहांगीर खान को। मतलब मोहब्बत इस लेवल की थी। तो हम लोग जो है वो एक बहुत ही मोहब्बत करने वाली नेशन है और जब किसी प्लेयर से मोहब्बत करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमज़ा खान जब वापस अपने वतन आएंगे तो इंशाल्लाह उनका इस्तकबाल बहुत बड़े लेवल पे किया जाएगा, ताकि उन्हें पता लगे कि पाकिस्तानी जो है वो कितने खुश हुए उनकी इस जीत से। जी बिल्कुल, और जब जहांगीर खान और जानशेर खान का नाम आता है तो यकीनन आपको सिर्फ पहले जो दिमाग में आता है वो आता है स्क्वॉश एंड जस्ट स्क्वॉश। एंड कंग्रेचुलेशंस टू हमज़ा एज वेल। अब एक गाना आपने सुना होगा यकीनन, अक्सर मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन है और उनको, और अभी तक वो गाना पता नहीं क्यों मैं सुनता आ रहा हूँ, वो है आई एम अ बार्बी गर्ल इन द पार्टी वर्ल्ड, कुछ इस तरह का गाना था। और अब जनाब आपको बात करने लगे हैं बारबी की। जी आजकल वावेला मचा है, बारबी पार्टीज़ भी हो रही हैं, लोग पिंक कलर के मलबूसात में जो है वो ज़ेब तन होकर पार्टीज़ कर रहे हैं। बारबी क्योंकि मूवी जो है वो रिलीज़ हुई है, 21 जुलाई को मूवी रिलीज़ हुई। ये याद रहे कि सबसे बड़ी वीकेंड की ओपनिंग हुई है बारबी की, एक फीमेल डायरेक्टर की सबसे बड़ी ओपनिंग हुई है। अगर बात की जाए 377 यानी $377 वीकेंड पे कमाए हैं बारबी मूवी ने, जिसमें अगर आप देखिए जो डायरेक्टर है ग्रैथ सर्विग, मेरे ख्याल में ग्रैथ गर्विग नाम है उनका, मेरे ख्याल में गैरेथ गर्विग, हाँ गैरेथ गर्विग उनका नाम है। और ये उन्होंने टाइटल जो है अपने नाम कर लिया कि पहली फीमेल डायरेक्टर है जिसने माशाल्लाह $377 जो है वो पहली ओपनिंग जो है वो उन्होंने की है बारबी की। उसी के साथ ओपनहाइमर मूवी जो है वो भी लगी थी, लेकिन उससे $174 मिलियन कमाए हैं, जो कि उसका आधा भी नहीं है। दोनों मूवी के बारे में कहा जाता है कि जो बारबी है 25 साल से कम उम्र के लोगों ने, तकरीबन 62% ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसका टिकट खरीदा है, क्योंकि यकीनन यंगस्टर्स की मूवी है। और जो ओपनहाइमर है वो तकरीबन 59% मेल ने उसका टिकट खरीदा है, क्योंकि वो बड़ी मेल डोमिनेटिंग मूवी है। इंटेलिजेंस पे भी कम लोगों ने देखा, यकीनन हमें एंटरटेनमेंट, कलर्स, वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। आपको बारबी के बारे में बात बताऊँ कि जनाब ये पहली खातून है जो 19 साल की उम्र में पैदा हुई, ये 1 साल की उम्र में नहीं, 19 साल की उम्र में जो है वो पैदा हुई। इनका नाम असली बारबी का है बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट। और इस मूवी में जिसको कास्ट किया गया है, यकीनन जो मैकिंग है वो बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस हैं, और उनकी वजह से जो है ये मूवी जो है वो ज़्यादा चली है। रियान गॉसलिंग भी इस मूवी में मौजूद हैं, जिसका वो केविन का किरदार अदा कर रहे हैं। और इस मूवी का अगर देखा जाए तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये बता दूँ, ये नहीं है कि ये
7 साल या 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए, थोड़े से बड़े बच्चों के लिए 13+ की रेटिंग इसकी आई है मूवी की। एंड साथ में इसकी स्टोरी ये है, अगर आपको छोटी सी बता दूं, कि बारबी अपने वर्ल्ड से, अपने डॉल हाउस से जाती है दूसरे दुनिया में, यानी कि इंसानों की दुनिया में, और देखती है अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए। अगर आपने अभी तक बारबी नहीं देखी तो आप जाएं देखें, और मेरे ख्याल में अच्छी मूवी है। इसको 4 स्टार मिले हैं 5 में से, तो नॉट बैड थिंग। एंड पहली फीमेल डायरेक्टर है गैरेट, जिसने $377 मिलियन हैं इस मूवी से कमाए। ज़बरदस्त जी, क्या बात है। आजकल काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ जो हैं वो लगी हुई हैं सिनेमा घरों में हॉलीवुड की, और उनका आपस में ही मुकाबला चल रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और बारबी के हवाले से जो भी लोग देख के आए हैं, रिकमेंड करें कि अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए। अगर आपको मूवीज़ देखने का शौक़ है, हॉलीवुड की मूवीज़ देखने का शौक़ है, तो आप ज़रूर देखें। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, ज़रा आप लोग ध्यान लगा के सुनने हैं मेरी बात। अक्सर हम लोग बात करते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं कि फ़लाँ ब्रांड की चीज़ है तो अच्छी ही होगी, और जो चीज़ ब्रांडेड नहीं है वो कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। तो ऐसी शॉप से वो जाना पसंद ही नहीं करते जो ब्रांडेड ना हो। ये खुमार जो है वो सिर्फ बड़े सगीर में या पाकिस्तान और इंडिया इस तरह की जगहों पे नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में हमसे बहुत ज़्यादा है। मैं जो बात कर रही हूँ अमेरिका की, वहाँ पे हमने देखा कि एक इस तरह का स्टोर खोला गया जिसमें बहुत लग्जरी आइटम्स जो हैं वो प्रेजेंट किए गए, और लोगों ने जो है वो वहाँ आके ख़रीदारी शुरू कर दी। वहाँ पे बाकायदा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को और टिकटॉकर्स को बुलाया गया कि वो वहाँ पर आएँ, उस स्टोर से चीज़ें ख़रीदें, और उसके बाद अपने सोशल मीडिया पेज पे अपलोड करें कि ये स्टोर कितना अच्छा है, और यहाँ से आके मज़ीद लोग ख़रीदें। जिस तरह से अब पाकिस्तान में भी एक ट्रेंड आना शुरू हो गया। सॉरी तो ऐसा ही हुआ, लोग जी उस शॉप पर गए और वहाँ जाकर उन्होंने बहुत सारे महंगे महंगे जूते, महंगे महंगे कपड़े ख़रीदना शुरू कर दिए, और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना पोस्ट करना शुरू कर दिया। जिस तरह हम देखते हैं कि एक बंदा जा रहा है शॉप में, और शॉप का भी सारा ओवरव्यू दे रहा है कि शॉप किस तरह से डिज़ाइंड है, और बहुत ही अच्छी तरह से जूतों को शोकेस करके रखा गया। बहुत ही अच्छी तरह आप देख रहे हैं कि वो सेटल हुए हुए। अच्छा जी, जब लोगों ने वो कपड़े और जूते ख़रीद लिए तो वहाँ के जो मालिक थे उन्होंने आके उनसे एक इंटरव्यू करना शुरू किया, एक छोटा सा, कि आप लोग क्या रिकमेंड करेंगे, कैसा है स्टोर। सबने कहा बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छे जूते हैं, बहुत अच्छे कपड़े हैं, हम लोग ज़रूर लोगों को जाके बताएंगे। तो उन्होंने उनको बताया कि ये सब कुछ फेक है, इनमें से कोई भी चीज़ असली किसी ब्रांड है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फेक हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाई हैं, ताकि आप लोगों का ये माइंडसेट तोड़ा जाए जो आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ महंगी और ब्रांडेड चीज़ें ही अच्छी होंगी। ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। और उस वक्त जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और टिकटॉकर्स जो तकरीबन एक जूता जो $18 का था वो $675 में ख़रीद चुके थे, वो उनको बहुत बड़ा शौक लगा, और उन्होंने कहा कि शायद आप मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मजाक ये नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, मजाक वो है जो आपके साथ हो चुका है। पैसे आपको वापस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम आपके पैसे खा लेंगे, पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। बस बताना आपको ये मकसद था कि किसी सस्ती जगह से भी अगर आप कभी कुछ खरीद ले तो उसमें कोई मज़हका नहीं है, बल्कि बड़ी अच्छी बात है। तो हुमायूं, आपको क्या लगता है, इस चीज़ के बाद उनको ये सबक मिल गया होगा कि किसी सस्ती जगह से कुछ खरीद लेना चाहिए? यार देखो, जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं ना, वो ब्रांड कॉन्शियस होते ही हैं, उन्हें लगाना है वो ठप्पा, चाहे वो चीज़ जिस तरह की भी हो। उन्हें पता होता है कि उन्होंने जनाब ये पहना हुआ है, मैंने ये पहना, मैंने LV पहना हुआ, मैंने ये पहना हुआ है, तो वो उनको ब्रांड कॉन्शियस होते ही हैं। जनाब अब आपको एक बड़े मज़ेदार सी खबर बताऊँ, ये मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगी। कुमा कीवी फिनलैंड में एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक पत्थर है, जो एक बड़े पत्थर ने छोटे पत्थर को दिया हुआ है सहारा। ये जब मैं बात देख रहा था, जब ये पत्थर का मैं देख रहा था, तो मुझे कुछ याद आया, किसी के साथ रिजेम्बलेंस हुई। बाप जिसकी शायद हड्डियां अब कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी शायद ताकत आपकी जितनी जवानी में आपकी ताकत है इस टाइम पे उतनी नहीं होती, लेकिन वो फिर भी आपको सहारा दिए रखता है। शायद वो उसका तना शायद कमज़ोर हो, शायद जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो, दिमागी तौर पे थोड़ा सा वो कम हो गया हो, लेकिन वो आपके लिए डिफेंड करता रहता है। इसी तरह एक छोटा पत्थर बड़े पत्थर को संभाले हुए है। आप मेरे दाएं जाने देख सकते हैं, फिनलैंड में एक जगह है कुमा कीवी, इसको बैलेंसिंग रॉक कहते हैं। ये फिनलैंड में आपको बड़ा मुश्किल से मिलेगा जनाब, और अगर आपको ये मिल जाता है तो लोग इसके नीचे खड़े होकर तस्वीरें खींचते हैं। मैं तो कभी भी ना खिंचवाऊं, मुझे लगता है पत्थर जो है थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ मेरे सर पे आ गया, तो मैंने तो उसके नीचे आ जाना, क्योंकि ये तकरीबन 500,000 किलोग्राम है, यानी 5 लाख इसका किलोग्राम वजन है इसका। और तकरीबन कहते हैं कि 1100 साल से इस पत्थर को संभाले हुए, छोटा पत्थर जो बड़ा पत्थर है उसका जो टोटल वेट है वो 5 लाख किलोग्राम है। ये वेरीफाई नहीं हुआ अभी तक
कहते हैं कि लोगों ने कहा है कि इसका तकरीबन वेट इतना है, इसकी वेट जो है वो वेरीफाई नहीं हुआ, लेकिन ये 1100 साल पुराना है, ये बात अभी तक तय है। मैं आपको बताऊं फिनलैंड की एक बड़े मजे की बात है, अगर फिनलैंड की अगर आप जगहें देखें, उसके मैप्स देखें, उसकी कोई ऐसी जगहें देखें जो बड़ी फैसिनेटिंग होती है, उसमें 2 ऐसी जगहें हैं जो आप देख सकते हैं अगर आपके कभी भी जिंदगी में आप जाते हैं। एक है जनाब जायंट इट्स अ डेविल गेट जो मौजूद है रमलतांसी में। रमलतांसी फिनलैंड में एक जगह है, ये डेविल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तकरीबन 6 मीटर जो है इसकी ऊंचाई होती है, 6 मीटर, यस 6 मीटर की ऊंचाई और 3 से 5 मीटर इसकी चौड़ाई है, और ये डेविल गेट होता है। वो भी एक जगह बहुत मजे की है। फिर एक इनके पास एक और जगह है जिसे कहते हैं जाइंट स्टोन। वो जाइंट स्टोन की बड़े मजे की बात है, जब मैं उसके बारे में पढ़ा था तो वो एक जैसा कॉफिन होता है ना, जिस तरह ताबूत होता है, उस तरह का पत्थर है, और ये वाहिद पत्थर है जिसमें घास उगी हुई है, और अगर आप उसको टैप करें पत्थर को तो कभी आपको कभी भी आवाज तो नहीं आएगी ना पत्थर से टक टक, तो वो अंदर जिस तरह हॉलो की आवाज आती है ना, जिस चीज खाली होती है, ऐसे उस पत्थर से आवाज आएगी। तो जनाब ये 3 ऐसी जगहें फिनलैंड पे जिस पे आप जा सकते हैं। कुमाकीवी के बारे में ये बहुत मशहूर है कि जब भी यहाँ पे जो भी लोग वहाँ पे उसको पीचिंग करते हैं, जो इबादत करते हैं, वो इस पत्थर के पास खड़े होकर अपनी दुआएं मांगते हैं, और उनको ये यकीन है कि यहाँ पे दुआएं भी कबूल होती है। तो ये एक मिथ उन्होंने साथ में उसके साथ अटैच की हुई है। तो ये कुमाकीवी फिनलैंड में एक जगह है जिसके बारे में मैंने कहा आपको आज हम आगाह करें। तो अगर आप कभी जिंदगी में फिनलैंड जाते हैं तो इसके नीचे तस्वीर खिंचवाने से ना बेहतर है कि थोड़ा सा आगे होकर तस्वीर खिंचवा लें। बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है फिनलैंड के हवाले से। अगर ज़िंदगी में कभी हमारा वहाँ चक्कर लगा तो ज़रूर वो जगह हम एक्सप्लोर करेंगे जो हुमायूं ने हमें बताई है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से भरपूर सारी न्यूज़ थी। अगली भी जो न्यूज़ है वो भी इसी तरह इन्फॉर्मेशन के हवाले से ही है, एग प्लांट के हवाले से। जी ख़बर है एग प्लांट का, अगर लोगों को नहीं पता कि वो क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी ज़ुबान में उसे बैंगन कहा जाता है, जिसे हम सब लोग जानते हैं, और जिसे अम्मियाँ तो बहुत शौक़ से पकाती है लेकिन बच्चे खाना पसंद नहीं करते। मुझे नहीं पता कि क्यों, मुझे बहुत पसंद है बैंगन, और बैंगन बहुत डिफरेंट तरह से हमारे यहाँ बनते हैं, बहुत अच्छे और बहुत खट्टे बैंगन जिस तरह से होते हैं, तो वो बड़े अच्छी हमारे यहाँ डिशेस जो हैं बनाए, 4 बैंगन, तो वो बड़े अच्छी डिशेस जो है हमारे यहाँ बनती है। अच्छा जी, इसके बारे में कहा जाता है कि ये समझा जाता है जनरली कि ये एक वेजिटेबल है, हालांकि ये एक वेजिटेबल नहीं है, ये एक फ्रूट है। ये एक बड़ी अजीब सी बात है, फ्रूट के तौर पर उसे खाया नहीं जा सकता, लेकिन फ्रूट में और वेजिटेबल में जो डिस्क्रिमिनेशंस की गई हैं, जिससे पता लगता है कि कौन सी चीज़ फ्रूट है और कौन सी चीज़ वेजिटेबल है, तो ये फ्रूट के अम्ब्रेला के अंडर आती है, क्योंकि पौधे पे एक पहले फूल लगता है और फूल आगे जाके एक फ्रूट बनता है। तो एग प्लांट भी इसी तरह का होता है कि उसका एक पौधा है, उस पर पहले फूल लगता है और उसके वो फ्रूट बन जाता है। और वेजीज जो हैं वो अदर देन दैट इस तरह से नहीं उगती, वो या तो रूट्स की फॉर्म में होती हैं या स्टेम्स की फॉर्म में होती हैं या उसके पत्तों की फॉर्म में होती हैं। इन 3 फॉर्म्स में वेजीज होती हैं और जो फ्रूट्स हैं वो इन फॉर्म्स में नहीं होते। अच्छा जी, एग प्लांट के हवाले से कहा जाता है कि फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। अगर किसी डॉक्टर से पूछा जाए तो वो आपको ये ज़रूर रिकमेंड करेगा कि हफ्ते में कम अज़ कम 1 दफ़ा आप इसे खाएं, लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 5 दिन में से 1 दिन एग प्लांट खाना चाहिए। इसमें इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मौजूद हैं। जो लोग डाइट करना चाहते हैं वो इसे ज़रूर खाएं, क्योंकि ये आपकी फाइबर की सारी ज़रूरियात को पूरा कर देता है, आपको जल्दी स्लिम कर देता है। इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन के, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो ज़रूर खाएं। हफ्ते में 5 दिन में से 1 दिन इसे खाएं और 5 दिन में से 1 दिन टोमेटोज़ को खाएं, क्योंकि वो भी वेजिटेबल नहीं है, वो भी एक फ्रूट है और उसमें भी यही सारी। मेरा अगला सवाल आपसे यही था, क्या टोमेटो फ्रूट है या वेजिटेबल है? वो भी टोमेटो जो है वो भी फ्रूट है और उसको हम वेजिटेबल की तरह इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ज़्यादा भुनाई और इस तरह की चीज़ें करने की वजह से उसके जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो कोशिश क्या करें कि इन चीज़ों को जितना ज़्यादा कम प्रोसेस करके खा सके वो खाएं। टोमेटोज़ का तो वैसे भी आपको पता है फ्रूट्स और वेजिटेबल का डिस्क्रिमिनेशन कैसे हुआ था, स्टार्ट हुआ था यूरोप में। मैं जब एक किताब पढ़ा था, नॉट ऑथेंटिक बट एक किताब पढ़ा था, उसमें कहा जाता था कि किंग था बहुत पुराने सालों, बहुत अरसों में, तो क्योंकि जो सैलेड अब हम खाते हैं, पहले लोग कच्ची सब्जियां खाते थे, ठीक है, तो बॉइल्ड सब्जियां खाते थे, तो बहुत सारे ऐसी वेजिटेबल्स थी जो सैलेड में यूज हुआ करती थी, ठीक है, तो वो उसको एज अ फ्रूट उन्होंने कंसिडर कर दिया। तो टमाटो और बैंगन को तब तक, टमाटर और बैंगन को तब तक वो सैलेड में यूज करते जब तक उन्होंने उसको पका के खाना नहीं शुरू किया। अच्छा, ठीक है।
तो ये भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन साइंटिस्ट ने तो इसको फ्रूट ही समझा और मेरे ख्याल से टोमेटोज बड़े मजे के होते हैं, खा सकते हैं आप। मैं तो अपने लंच में हमेशा पकाए बगैर खा सकते हैं आप, बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे प्यारे से गेस्ट। आप लोगों ने कहीं जाना, हमारे साथ रहना है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान कभी कभी ऐसी बातें होना शुरू हो जाती हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमने वापस आना है और वापस आके क्या करना है। अभी जब हमारी प्रोड्यूसर साहिबा जो है वो काउंट डाउन दे रही थी तो हम एकदम से वो हो गए कि अच्छा हमने इंट्रोडक्शन, मतलब मैं वो हो गई कि मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह कराना है। तो जब हमारी फील्ड से रेलिवेंट कोई भी बात होती है तो दिल के बहुत करीब होती है। हम चाहते हैं कि आप लोग वो सुने, क्योंकि बहुत सारी इस फील्ड से रिलेटेड मिथ्स भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके हम भी थोड़े ख़िलाफ़ हैं, उनको चेंज करना चाहते हैं, उन डायनामिक्स को चेंज करना चाहते हैं। लेकिन अभी बहुत करियर का आगाज़ है, बहुत यंग है। इंशाल्लाह आगे जाके ऐसा पाकिस्तान में चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। हम यंग है ना, करियर सर का बड़ा एक्सपीरियंस, बिल्कुल उनका तो बहुत एक्सपीरियंस है। उन्हीं से गाइडेंस के लिए हमने यहाँ बुलाया है। मास कम्युनिकेशन एक ऐसी फील्ड है जो पाकिस्तान में इस वक्त अगर कहा जाए तो अरूज पे है। जितने भी लोग इसमें एडमिशन लेते हैं वो इसी ख्वाब के साथ लेते हैं, इसी ख्याल के साथ लेते हैं कि एक दिन हमने जो है वो टीवी पे अपेयर होना है किसी न किसी फॉर्म में, या तो हमारा कोई प्रोजेक्ट जो है वो अपेयर हो रहा होगा या हम अपेयर हो रहे होंगे या कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो होंगी। उसके दरमियान जो है पढ़ाई में क्या क्या गैप्स हैं, अगर कोई अपने फील्ड को चूज़ कर चुका है कि कुछ और मैंने पढ़ना है और फिर उसके बाद वो देखता है कि मुझे इस फील्ड में आना है, मुझे इस फील्ड को एक्सप्लोर करना है, तो वो किस तरह से कर सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम इनसे पूछेंगे। इनका सर का अगर मैं इंट्रोडक्शन देना शुरू करूं तो मेरे ख्याल से 2 घंटे उसी में गुजर जाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह उनके फील्ड में इतनी वसअत है, इतना एक्सपीरियंस है। तकरीबन 3 किताबें वो इस वक्त लिख चुके हैं और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस से एफिलिएटेड है, वहाँ पे डीन है। हमारे साथ मौजूद है सर खालिद सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आई एम रियली सॉरी, मैं आपका इतना बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं दे सकती थी जितना बड़ा लिखा हुआ था, क्योंकि उसमें फिर बहुत टाइम लग जाता है। इट इज क्वाइट इनफ, नाम भी काफ़ी है, कहते हैं ना। इंडीड। सर जिस तरह मैंने शुरुआत की कि मास कम्युनिकेशन अब एक बड़ी डिग्री कंसिडर की जाती है और अब जो है लोग इसमें आना चाहते हैं, इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग क्योंकि नहीं है, तो अगर कोई बच्चा इस किस्म का है जिसको शुरू में ही इस फील्ड के बारे में आइडिया नहीं था और अब वो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहता है, तो किस तरह से कर सकता है? देखिए जी, आजकल के दौर में फॉर एग्जांपल अभी हम नया इनटेक ले रहे हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के बाकी डिसिप्लिन में भी, एंड सो इन द मैस कम्युनिकेशन। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने ये किया हुआ है कि हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं, बल्कि हमने कल ही एक मीटिंग अटेंड की थी इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द पोटेंशियल स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर फील्ड में कि उनको कैसे अप्रोच किया जाए। तो उसमें एक आइडिया ये आया कि हम एडमिशन से पहले जब हमारा कोई इंटरव्यू या टेस्ट होता है उससे पहले हमने पेरेंट्स की एक मीटिंग बुला के उनको तमाम सब्जेक्ट के बारे में एक ब्रीफ दे देनी है। सो इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट पॉसिबल वे। सेकेंडली, आप लोग जहाँ इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर बैठे हुए, इट इज़ ऑल्सो योर ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन कि आप इन चीज़ों को थ्रू मीडिया बताएं कि जी मीडिया एंड कम्युनिकेशन में नए ट्रेंड क्या हैं, इस कैरियर को जाने के लिए आपके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। सो दीज आर द 2 एरियाज वेयर वी कैन प्ले एन इफेक्टिव रोल। सर आपने बात बड़ी दुरुस्त की और जो आपने आइडिया दिया मुझे बड़ा मुस्बत भी लगा। सर एक बात बड़ी यहाँ पर ध्यान वाली है कि आपका जो बड़ा अम्ब्रेला है, आप सोशल साइंसेस को डील करते हैं और उसके अंडर मास कम्युनिकेशन भी आता है। सोशल साइंसेस में खुद भी तकरीबन 8 से 9 डिपार्टमेंट मेरे ख्याल है जो आप हैंडल करते हैं। सर सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक चीज़ ये है कि करियर काउंसलिंग तो जिस तरह आपने कहा उस दिन करनी है जब मैं एडमिशन के लिए आया हूँ, मुझे बताएं खाली सब्जेक्ट्स की नहीं, एक एनालिसिस होना चाहिए, कोई गेम, कोई ऐसा टूल जो यूज़ किया जाए, टेक्निक यूज़ किया जाए जिससे मुझे अंदाज़ा हो कि मेरी एक्सपर्टीज कहाँ पर है, मैं कहाँ पे अच्छा। देखिए आपने बहुत अच्छा एक रेलेवेंट क्वेश्चन उठाया है। अच्छा, इसमें अब हायर एजुकेशन कमीशन की एक नई अंडर ग्रेड पॉलिसी आई है एंड विच इज़ इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम फॉल 2023 से इम्प्लीमेंट हो रही है। वो पॉलिसी ये है कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो पहले 2 साल 4 सेमेस्टर उसने जर्नल कोर्सेज पढ़ने, यानी कि ही कैन गो टू एनी स्पेशलाइजेशन ऑफ दिस 9 डिसिप्लिन।
सो जब वो दिस इज वेरी जब वो 4 सेमेस्टर पढ़ेगा तो उसके बाद ही विल डिसाइड कि मैंने इनमें से किस फील्ड की तरफ जाना है। तो उसकी काउंसलिंग भी हो जाएगी, उसको उस डिसिप्लिन के बारे में फर्स्ट एंड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और वो रेलेवेंट कुछ बेसिक सब्जेक्ट भी पढ़ लेगा। माफी, आपसे बेहतर ये बात कोई नहीं जानता होगा सर कि जब वैसे मैंने एफएससी किया, एफएससी करने के बाद सर मेरे पास इतना शौर नहीं होता, ना मैंने इतनी मार्केट देखी होती है, ना मुझे अपॉर्चुनिटीज का पता होता है, ना मुझे पता होता है क्या क्या किस जगह पे खेल सकता हूँ। मुझे तो पता तभी चलेगा जब मेरा ग्रेजुएशन का आधा हिस्सा हो जाता है, उसके बाद पता चलेगा मैं कर क्या सकता हूँ। तो देखिए इसी पॉइंट को हैक ने अंडरस्टैंड किया है। आप यकीन करिए इस नई पॉलिसी कल हमारी विद इन द यूनिवर्सिटी मीटिंग थी, इस पे सीरीज ऑफ मीटिंग हैक में हो चुकी है एंड नाउ दे हैव फाइनली डिसाइडेड कि फॉल 2023 से ये नई पॉलिसी इन्होंने इम्प्लीमेंट करने को कहा है। हाँ, ये भी यूनिवर्सिटियों के पास ये इख्तियार है कि मे भी कोई फॉल 2023 में इसको इम्प्लीमेंट कर देगा, कोई शायद उससे अगले सेमेस्टर में, क्योंकि सारे कोर्सेज को आपने ठीक करना होगा। तो ये एक ऐसा तरीका इन्होंने निकाला है कि जिसमें स्टूडेंट को जो कि यंग है उसको वाकई उसकी ना काउंसलिंग हुई है। हमारा कल्चर और एजुकेशन सिस्टम स्कूल से भी ऐसा है कि हमें इस तरफ उसका फोकस नहीं है। तो ये जो 2 साल होंगे 4 सेमेस्टर, उसको बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी और उसको अपने बारे में पता चलेगा कि भाई मैंने किस डिसिप्लिन के पास जाना है। अच्छा, इसमें फिर एक और बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, वो ये कि यू कैन ऑल्सो टेक 2 मेजर्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल बाद में होता है ना 2 मेजर्स हो सकते हैं, 2 मेजर भी हो सकते हैं। और इसमें ये कि एक तो उसमें क्या होगा, लेट से आप कंफ्यूज होता है तो आप लीड कर लो आगे दो में से कोई एक आप सोचोगे कि मैंने आगे जाके ये करना है। तो दीज आर द एरिया। तो हैक का इस पे बड़ा फोकस है एंड द यूनिवर्सिटी दे आर ट्राइंग हार्ड कि वो इस पॉलिसी को अडॉप्ट करें और ताकि जो आपकी ग्रीवेंसेस हैं इसको एड्रेस कर लिया जाए। ठीक है सर, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बच्चे जो हैं जब यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो उनकी होप्स काफ़ी हाई होती हैं। जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा कि वो सोचते हैं कि जब 4 साल बाद हमें डिग्री मिलेगी तो हम टीवी से किसी न किसी तरह किसी न किसी फॉर्म में मुंसलिक हो जाएंगे। आपने खुद कहा कि मैंने ये फील्ड एक्सप्लोर की हुई है लेकिन फिर इसको छोड़ दिया क्योंकि इसमें बहुत हार्डशिप्स भी हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस से उन हार्डशिप के बारे में थोड़ा बताएं ताकि बच्चों को थोड़ा ये भी पता हो कि ये दुनिया जो इस तरह से नज़र आ रही है इसमें बहुत कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है क्योंकि रेगुलरिटी चाहिए होती है। आप ये नहीं फ़ोन उठा के कह सकते कि मैं नहीं आ सकता। नहीं, आपने बड़ा सही पॉइंट। मसला ये नहीं है, मसला ये कि जब एक यंग एनर्जेटिक बच्चा होता है ना, बच्ची होती है, तो बड़े आइडियलिस्टिक होते हैं, बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं। बट आइडिया है कि वी आर इन एन एज ऑफ स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अब आपने इस टेलीविज़न प्रोडक्शन को देखने, इसमें कितनी ज़्यादा फील्ड है, तो आपको उन तमाम फील्ड में से एक का इंतखाब करना होगा एंड देन ट्राई टू डेवलप योर स्पेशलिटी इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। हम ये करते नहीं है, 1। अच्छा, सेकेंडली ये बात है ना कि मैं तो इस आइडिया से कन्विंस ही नहीं हूँ। मैं आपको बड़ा ओपनली बता रहा हूँ, मीडिया पे बता रहा हूँ कि मीडिया का एक ग्रेजुएट होगा वो जॉबलेस होगा। ये मेरे दिमाग समझ नहीं आती, ये मेरे फिट नहीं होती। उसकी रीज़न है, देखिए मैं इससे पहले नमल से पहले जब मैंने 2018 में ज्वाइन किया, आई वॉज इन मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन इन ओमान। वहाँ मैंने 10 साल उनको सर्व किया एंड आई वॉज लीडिंग अ टीम ऑफ 7-8 डिफरेंट नेशनलिटीज़। ठीक है। आपको पता है कि इवन मैंने पाकिस्तान में लोगों को कहा कि जी आए आप अरबिक न्यूज़ कास्टिंग करें, ठीक है ना, उसमें प्रोग्राम दें, रीजनल लैंग्वेजेस में दें, हर जगह पढ़ें, BBC में, वॉइस ऑफ अमेरिका में, इतनी जगहें मौजूद है ना कि आपकी सोच है। लेकिन बात वही हो गई कि लोगों को एक्सेस नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि राइट इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी। सर हमारे दरवाजा। अच्छा, मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये भी अच्छा कि आप भी है ना कि मैंने जैसे कहा कि जॉबलेस हो मीडिया का ग्रेजुएट, आई कैन नॉट डाइजेस्ट दिस। उसकी एक रीज़न ये कि मैं 2000 में पेशावर यूनिवर्सिटी में मैं टीचिंग करता था जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में, ठीक है, आई वॉज अ विजिटिंग टीचर। ठीक है। उस वक्त क्या हो कि मेरे के 7-8 स्टूडेंट थे, वो बहुत अच्छे डिसेंट थे, एथिकल थे, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ पश्तो थी। अब सुने, उनके पास, अच्छा उन्होंने क्या किया, आप माने वो 6-7 के साथ आजकल वॉइस ऑफ अमेरिका US में बैठे हुए और टॉप की जॉब कर रहे हैं और दे आर वेरी मच हैप्पी। ये ना लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, ठीक है, ना आपकी हायर क्वालिफिकेशन भी है कि आपके पास कौन सी स्किल्स है और आपको अपनी स्किल्स की मार्केटिंग करनी चाहिए। बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत खूबसूरत बात की। सर एक और चीज़, आज क्योंकि आप पोस्ट डॉक भी हैं, ये आपने मेरे ख्याल में पोस्ट डॉक भी किया हुआ, आपने PhD भी की हुई है, बड़ा लंबा प्रोसेस है। कहने के लिए PhD बड़ा एक छोटा सा लफ्ज़ है, कह दिया जाता है, लेकिन क्योंकि मैंने अपने मास्टर्स का थीसिस किया और मुझे लग पता गया कि वो तो इतना छोटा सा होता है, उसमें इतना मुझे लगा। सर बात बड़ी मज़े की करने वाला हूँ मैं आपसे। मज़े की बात ये सर, हम बैचलर्स करते हैं,
और अम्मी कहती है बेटा मास्टर्स कर लो, जॉब अच्छी मिल जाएगी। उसके बाद कहते हैं एक काम करो पीएचडी कर लो, साथ में वो भी बच्चे भी पालना, साथ में पीएचडी भी करना। हम लोग यही करते हैं, जब शादी हो जाती है उसके बाद हमें पीएचडी एक सहारा मिलता है कि वो भी कर लें साथ में। सर इतनी डिग्रियां घर में रख के भी हमें जॉब नहीं मिलती। हमारे यहाँ मवाजना डिग्रियों का जॉब से होता है कि डिग्रियाँ करेंगे तो जॉब मिलेगी, अगर डिग्री नहीं होगी तो जॉब नहीं मिलेगी। मैंने तो बाहर ममालिक में देखा, आपने बड़ी खूबसूरत बात आते साथ ऑफ द स्क्रीन की कि वहाँ पर तो स्किल्स देखे जाते हैं, वहाँ पे एजुकेशन नहीं देखी जाती। नॉट एट ऑल सर ये जो डिग्री का और मवाजना जॉब से किया जाता है, आप इसको मानते हैं? नहीं, मैं तो इसको गलत समझता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बल्कि मैं ये कहूँगा, मैंने यकीन करें कि हमने यहाँ पे एक एमफिल लॉन्च किया जिसको हम प्रोफेशनल एमफिल कहते थे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप दोनों बैठे तो व्हाई यू वांट अ प्रोफेशनल डिग्री बीइंग वर्किंग इन द फील्ड? हाँ, अगर आप एकेडमिक्स में जाते हो, थ्योरी पढ़ाते हो, रिसर्च पढ़ाते हो, देन यू नीड दैट पर्टिकुलर डिग्री। मैं तो इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि हाँ, हायर स्टडीज में उस बंदे ने जाना चाहिए जिसने एकेडमिक रिसर्च करनी हो, जिसने टीचिंग करनी हो। जहाँ तक फील्ड की बात है, आप विद इन दी फील्ड अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। डिग्री की कोई वक़्त बाहर नहीं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने देखे, मैं शायद थोड़ा गलत हो जाऊँगा, मैं एक लिटरेचर पढ़ रहा था, उसमें ये कहा गया कि हार्वर्ड की जो डिग्री की जो शेल्फ लाइफ है इट इज जस्ट 5 years, और कोर्स की क्या है, इट इज 3 years। डिग्री की शेल्फ लाइफ होती है? जी, शेल्फ लाइफ से मुराद ये ना कि इट इज ऑब्सोलेट देन। अच्छा, कोर्स की भी 3 साल बाद, 3 साल बाद अगर आपने एक कोर्स पढ़ाया तो वो ऑब्सोलेट, उसमें फिर नई चीजें आ जाती हैं। अब आप बताएं, जब इतनी तेजी से एक चीज तब्दील हो रही है तो इसका मतलब यू नीड टू अपडेट द स्किल्स। अगर आप एक फील्ड में हो तो आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, आप अपनी रिसर्च को इम्प्रूव करो, आपका जो कंटेंट है दैट शुड बी रिच और वो वेल रिसर्च हुआ हो, ताकि लोग जो एंड प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो ना, उस पे कोई क्वेश्चन ना आए। हलीमा, एक डिग्री है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सर एग्री करेंगे, वो भी आपको पता है उसका हर वर्जन डिफरेंट आता है, वर्जन इंटायरली डिफरेंट होता है। तो जो हमारे टीचर्स पढ़ा रहे थे वो कहते जी हमने तो 5 से पढ़ा था और ये 7 है, इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट है जो हमने भी अपडेट करके पढ़ानी है। तो मतलब ये बात बड़ी खौफजदा होने वाली भी है कि जिन्होंने पढ़ भी लिया है उनको दोबारा अपडेट करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट आई फील कि ऐसा नहीं है। डिग्री, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप समझते हो कि आप यहाँ पे हो लेकिन आपकी थोड़ी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स रिसर्च है, इट इज़ गुड। आपके पास वो डिग्री अगर है, आपकी ओरिएंटेशन उस साइड पे, तो व्हाई नॉट। फॉर एग्जांपल, लेट्स से मेरे पास 2-3 टीवी के लिए आइडियाज़ हैं। लेट्स से अगर एक बंदा एज अ पीएचडी यहाँ बैठा हुआ है एज एन एंकर, तो उसका प्रोग्राम के कंटेंट क्या होगा? आपको पता है कि मैंने पिछले 1 साल में आई हैव चेयर्ड 140 एमफिल एंड पीएचडी डिफेंसेस, 140 मैंने जिसको चेयर किया है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी वाइड रिसर्च हुई है, तो उस रिसर्च को बेस बना के मैं उस पर प्रोग्राम करता। अब देखिए, इतनी रिसर्च हो जाती है पाकिस्तान में, उसके आउटकम आ जाते हैं। पब्लिक को, मासेस को पता ही नहीं होता कि किस एरिया पे रिसर्च हुई है, उसकी फाइंडिंग क्या है, सोसाइटी को उसके लिए बेनिफिट क्या है। तो हम इस किस्म के प्रोग्राम करते हैं। तो थोड़ा सा इस पे थोड़ी मेरे ख्याल में सोच की जरूरत है। आपने ये बात कही थी कि मुझे समझ नहीं आता कि मैथ्स कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हो और वो जॉबलेस हो। एग्जैक्टली। आपको ये नहीं लगता कि रेलेवेंसी इस बात से इसकी नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग इस फील्ड में आ जाते हैं जिन्होंने ये पढ़ा नहीं होता, और फिर वो सीट्स जो है वो ऑक्यूपाइड हो जाती हैं, फिर वो उन बच्चों को नहीं मिलती जो इस फील्ड से रेलिवेंट चीज़ें पढ़ के आते हैं। क्योंकि अगर सर, सॉरी, कथा कलामी की माफ़ी, बहुत सारे जगहों पे प्राइम चेयर्स पे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस फील्ड के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन वो कामयाब हैं क्योंकि उनको कम्युनिकेशन स्किल्स उनके अच्छे हैं। तो क्या ये रीज़न है कि हमारी फील्ड से जो लोग आते हैं वो फिर अपनी जगह नहीं बना पाते? नहीं, ये रीज़न नहीं है। देखिए, जो इस फील्ड में ना, उनको कितना, ये भी देखे ना, उनको 20-30 साल हो गए, ठीक है ना, दे हैव ऑक्युपाइड दो टॉप स्लॉट्स। हमारे बच्चे क्या है कि वो उस एरिया में काम नहीं करते। फॉर एग्जांपल, हमारा ये क्लेम है, मेरे एक प्रोफेसर थे, अल्लाह उनको जन्नत, प्रोफेसर डॉक्टर मुखलिसुद्दीन शेख, पाकिस्तान में मीडिया स्टडी का बहुत बड़ा नाम है, उनकी 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई है। वो सारी उम्र इस चीज़ को डिफेंड करते रहे, क्योंकि मीडिया में जो प्रोफेशनल लोग हैं वो उन कैंडिडेट को एंटरटेन नहीं करते थे जिनका मैथ्स कॉम में मास्टर होता था। वो कहते क्या ये अच्छे लोग नहीं है, इस हवाले से कि इनका फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो उनका ये जवाब होता था कि हम आपको एक अच्छा बंदा, एक एथिकल बंदा, डिसेंट बंदा दे रहे हैं जो उन चीज़ों को समझता है। अगर आप इस बंदे की ट्रेनिंग भी उस तरह करो तो ही कैन बी अ वेरी गुड सोर्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। हम ये कहते हैं ना कि बिकॉज उनकी फील्ड में वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, उनका फिर नाम, एक ब्रांड बन जाता है। सो दैट इज़ वाई कि वो ऑक्यूपाई नहीं होता, 1। सेकेंडली, अगर आप नीचे स्लॉट पे आ जाए ना, तो उसमें हमारे ग्रेजुएट की बहुत ज़्यादा खपत है। राइट नाउ
ये थोड़ा टॉल क्लेम है, लेकिन अबाउट 60% ऑफ द ग्रेजुएट फ्रॉम नवल दे आर वर्किंग इन डिफरेंट मीडिया चैनल्स इन इस्लामाबाद, वहीं के ग्रेजुएट होंगे, तो वहाँ तो आपको मिल जाती है, लेकिन जी आपकी नज़र टॉप पे होनी चाहिए, तो उसके लिए तो मेहनत भी आपको ऐसी करनी पड़ेगी ना। मुझे आप बताएं, बुक्स आप बता रहे थे अभी, बुक्स रीडिंग का कल्चर ख़त्म हो गया हमारे इस मोबाइल ने, इसने सारा कल्चर तबाह करके रख दिया। पीपल दे आर नॉट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, कोई लिटरेचर पढ़ते नहीं है, ठीक है, यहाँ से रेडीमेड आइडिया लिया, ठीक है, वेदर इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट फेक है, उसी पे अपना व्यू बनाना शुरू कर देते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है। तो अगर आप मेहनत करो तो स्काई इज़ अ लिमिट। और मैं अगेन इस बात को बार बार इसलिए कहता हूँ कि जी आप एक्सेल करें विद इन द मीडिया, जितनी स्पेशलाइजेशन है तो यू कैन फाइंड अ जॉब। वन, सेकेंडली आप डे वन पे टॉप के स्लॉट पे नहीं बैठ सकते। आप दोनों जब आप सामने बैठे हो ना, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, इसके लिए वक्त लगता है, तो उनको स्टार्ट, दे नीड टू स्टार्ट। आज अच्छी बात यही है कि हमारे सामने बैठे हैं उस्ताद, और उस्ताद का एहतराम यकीनन हम बहुत दफ़ा इस बारे में जिक्र कर चुके हैं कितना इनका मकाम ऊंचा है। और मज़े की बात ये होती है कि जब उस्ताद होते हैं तो आप जितने चाहे सवाल कर सकते हैं, आप बार बार सवाल से सवाल निकाल सकते हैं, क्योंकि यकीनन जो बैठे हुए हैं उनके पास तालीम का, उनके पास अल्फाजों का ज़ख़ीरा है। यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन, आप देख रहे हैं एक और सुबह। हुमायूं, ज़ैब, अब्बासी, हलीमा, जुल्फिकार आपके साथ हर सुबह साथ निभाते हुए, जो कहा था ना कि सांसों ने अगर साथ दिया तो हर सुबह इंशाल्लाह आपका साथ देंगे। हर सुबह का मतलब 5 दिन हमारी सुबह होती है, 2 दिन हमारे घर वालों के साथ होती है। मजे की बात ये कहते हैं कि आपको उम्र कैद कोई नहीं होती है, ये जो एज होती है ना वो यहाँ पर होती है या जुबान से होती है जो आप बताते हैं। यंग एट हार्ट होना क्या होता है, आज हमें प्रोफेसर साहब ने बताया। जो स्पिरिट है, जो जज्बा है उनके अंदर, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऑन द स्क्रीन भी वही जज्बा रखना जो आप ऑफ द स्क्रीन रखते हैं। अच्छा सर, एक सवाल है, बड़ा सादा सा सवाल है, मेरे जहन में अक्सर ये आता है। मुझे यूनिवर्सिटी सिस्टम में थोड़ा सा मसला ये है कि इसमें पेरेंट इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो हो जाती है। ये मुझे समझ नहीं आता ये क्यों हो जाता है। मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन की यूनिवर्सिटीज़ हैं हलीमा, वहाँ पर आप अंदर भी नहीं जाने देते, पेरेंट्स को कहते जी नहीं, टीचर्स नहीं मिल सकते पेरेंट्स से। आप माजरत के साथ सर जो पीएचडी कर लेते, पोस्ट डॉक कर लेते, वो टीचर्स मिलते भी नहीं हैं आपको। स्टूडेंट और टीचर का यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो जाता है। अगर ये गैप खत्म हो जाए तो हमारी नस्ल बहुत बेहतर ना हो जाए। कॉलर लेते फिर इसका जवाब मैं लूँगा। इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हलीमा मैम कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हुमायूं और फिटफाट? जी सर बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बच्चों की दुआएं होंगी तो मैं ठीक ठाक रहूँगा। आप कॉल करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि आपको ये अच्छी बात सुनने को इंशाल्लाह मिलेगी। जी कहिए। यार हुमायूं, मैं तो उस चिड़िया की मानिंद हूँ जो अपनी चोंच में चंद कतरे पानी लेके आतिशे नमरूद में डालता है ताकि उसके इस अमल से उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाए। ये टॉपिक ऐसा है कि ये दिल खराश टॉपिक है। बात दरअसल ये, मैं पाकिस्तान के कोने कोने में रहने वाले लोगों से हाथ जोड़ के पैर पकड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, बेटा तालीम भले कम हासिल करो मगर टेक्निकल स्किल्स में जरूर आओ। हमारे यहाँ हमारे मुल्क के अंदर जंगल का निज़ाम चल पड़ा है। अगर आप टेक्निकल नहीं होंगे तो आपको इतनी परेशानी होगी कि आप अपनी डिग्रियों को जला दोगे। तो लिहाजा, और बात यह है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े फिलोसफर है, बड़े बड़े पीएचडी हैं, मेरे नज़दीक उनका इफेक्ट हमारे माशरे पे पड़ता ही नहीं इतना ज़्यादा। बस बच्चों, आप लोग अपने इम्तियाज अंकल को अपना हमदर्द समझो, हर लेवल पे टेक्निकल काम में स्किल्स बनाओ ताकि तुम अपने रोजी के दरवाजे खुद लिखो। क्योंकि हमारे यहाँ समझिए कि बिल्कुल इंजुमात वाली पोजीशन है, नुक्ता इंजुमात पे आगे कोई राह नहीं है पढ़े लिखों की नौकरी के लिए। कई लाख लोग बाहर चले जाते। क्यों जाते यार? अपने मुल्क को, अपनी माँ को छोड़ के कौन जाना चाहता है? मगर पेट में रोटी नहीं, मुस्तकबिल नहीं, तो वो क्या करेगा? बताओ, मुझे जवाब दो यार। यूनान गए लड़के नौकरी चाकरी के लिए, वो डूब के शहीद हो गए। तो मैं हर बच्चे से कहता हूँ, किसी की शक्ल मत देखो। तो इम्तियाज भाई की बात याद रखो, टेक्निकल स्किल्स में जाओ, टेक्निकल स्किल्स में जाओ जाओ जाओ। फिर आप ओ लेवल, ए लेवल, पीएचडी, फिलोसफर, एमफिल, आईलेट सबको टक्कर दे सकते हो।
करना बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप अपने सवाल की तरफ वापस आ जाए, इससे पहले कोई और कॉलर आ जाए। आप सवाल का जवाब मुझे जरा दे दें कि सर ये जो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट कम है और टीचर और स्टूडेंट का जो इतना बड़ा गैप है, इन दोनों को आप समझते हैं कि ठीक है होना चाहिए इस उम्र में? देखिए ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि गैप है स्टूडेंट्स और फैकल्टी या उसके सुपरवाइज़र के दरमियान, और वो गैप है, वो एड्रेस नहीं होता। लेकिन ये गलती सिर्फ यूनिवर्सिटी की तरफ से या टीचर की तरफ से नहीं है। मुझे आप बताएं कि राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड आजकल का जो पेरेंट है वो अपने बच्चे को कितना टाइम दे रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, उसकी घर से वो काउंसलिंग नहीं होती, उसको के बारे में पूछा नहीं जाता कि आपका इंटरेस्ट क्या है, व्हाट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर। कोई नहीं, आजकल छोटा बच्चे भी होते हैं 3 साल के, शरारत करे, मदर उसको मोबाइल दे देती है, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। और आपको कहते हैं एक स्टडी हुई है, इसको कहते हैं फोबो, फेयर ऑफ बीइंग ऑफलाइन या मोबाइल सेपरेशन एंग्जाइटी। आपको होता है, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, इस पे नमल में भी एक स्टडी हुई है कि पाकिस्तान का यूथ जो है ना, स्पेशली एजुकेटेड यूथ, दे आर सिवियर नोमोफोबिक, दे कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम द मोबाइल फोन। और उस पर स्टडी हुई है और उसमें ये कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर ईदर इन द हायर और सिवियर नोमोफोबिक है। तो हमारा तो समझ, हमारी तो लाइफ, हमारी परसेप्शन, हमारी ओपिनियन, हमारा कॉन्सेंट सारा मैन्युफैक्चर यही कर रहा है। हमारी तो प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। आपने किताबों की बात की, मैंने कहा कि हमें उस तरफ आना चाहिए। इसमें ये है कि इस गैप को पेरेंट्स, फैकल्टी, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन तीनों मिला के इसको ब्रिज कर सकते हैं। ये किसी एक का काम नहीं है। एक ही करने का काम है। कॉलर ले लेते फिर अपना सवाल कीजिएगा। या हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड प्रोफेसर साहब को भी बहुत सलाम हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया, बारिश जरा खुल के कल रात को हो गई है तो काफी बेहतर हो गया, वरना बहुत गर्मी हो रही थी। तो हम भी मेरा आप खुश नसीब हो गए आप लोग। चलिए शुक्र है, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली देखिए बात है कि सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर को सलाम दोबारा करना चाहूंगा कि जो उन्होंने बात की ना, वो इतनी जेन्युइन बात की ना जो हमें समझनी चाहिए। हमारी जो नेशन है ना, मैं खुद ये देख रहा हूँ, हमारी नेशन बन गई टिकटॉक नेशन, ठीक है। अब मैं अपने घर से शुरू करूँ ना, तो वाकई ये बात सही है कि हम अपने बच्चों पे वो तवज्जो और टाइम नहीं दे पाते। हम उनकी कैरियर काउंसलिंग हमें भी खुद करनी चाहिए, जबकि हमारी नजर में से ये होता है मोस्टली ऑफ द पेरेंट्स दे वांट कि हमारा बच्चा जो है या तो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या कोई आईटी की फील्ड में भी चला है, लेकिन आईटी फील्ड में भी बड़ी वास्ट फील्ड है, तो कैरियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और जो इन्होंने बात की ना, मेरे नजर में यही है कि ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ उस्तादों पे छोड़ दें या यूनिवर्सिटी पे छोड़ दें, आपको खुद भी समझना होगा, आपको बात करना। मेरा प्रोफेसर साहब से सवाल ये, प्रोफेसर मसला ये कि हमारे यहाँ जो है ना, हमारी एक तो प्रॉब्लम है कि अगर मैंने कोई डिग्री ले ली, जबकि मैं बाहर मुल्कों में देखता हूँ डिग्री लेने के बाद अगर वो रियलाइज करते हैं कि अगर आप उस फील्ड में नहीं सूट कर रहे हैं, आपको नहीं चांस मिल रहा है, तो आप अपनी फैकल्टी चेंज भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग दी स्टडीज भी चेंज करते हैं। हमारे यहाँ रिवाज नहीं कि हमने एक चीज पकड़ ली है तो हमें वो करनी है, चाहे हम सूदमंद हो या ना हो। एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं जो फील करता हूँ कि हमारे यहाँ जो बच्चे, जो मैंने डिफरेंस फील किया वेस्ट में और यहाँ, हम वहाँ 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा वो अर्निंग मेंबर बन जाता है। वो इसलिए नहीं बनता कि उन्हें पैसे चाहिए होती है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में इसलिए आ जाता है कि स्कूल की तरफ, कॉलेज की तरफ जरूरी होता है कि वो कई काम करें, तो उसको जल्दी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है। जो आखिरी सवाल मेरा ये कि मुझे जो मिस करती है हमारे मुल्क में, हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, हमारे पास सर्टिफाइड प्लम्बर्स नहीं है, हमारे पास सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन नहीं है, जो इतनी बड़ी एक फील्ड है जिसके अंदर जो बेचारे बच्चे हैं वो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं होती तो कहीं दुनिया में जाके काम नहीं कर सकते। बहुत अच्छा सवाल। हलीमा, अगर आपने देखा हो, सर ने मोबाइल की बात की, हमने बहुत शुक्रिया या भाई। हलीमा, सर ने कहा कि ये मोबाइल जो है ये बड़ा मसला है। हमने बड़ी दफ़ा बात की, पता नहीं आपकी मेरी राय इस बारे में बड़ी यकसा है कि यही तो मोबाइल है, ये वाली जो मोबाइल है ये आपको बड़ी बेहतरी की तरफ भी लेके जा सकता है। अगर चेंज हो गया, डिजिटल की तरफ हो गया है, तो उसको आप कन्वर्ट कर, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से उस एज तक पहुंचना जरूरी है जिसमें आप ये डिसाइड कर सको कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मैं इसको डिजिटल एपिडेमिक कहता हूँ। आपने जो बात की कि पॉजिटिवली, आपको पता है कि डिजिटल मीडिया यूज करने के 9 स्टैंडर्ड हैं। अब आप पूरे पाकिस्तान को कॉल करें, मैं दावे से कह रहा हूँ, बताएं वो मुझे सिर्फ 9 स्टैंडर्ड के नाम बता दें। ये मैंने एक कॉन्फ्रेंस में पूछा, मैंने कहा आप हॉल बैठा हुआ है, मैंने कहा डिजिटल मीडिया के यूजेज के 9 स्टैंडर्ड हैं, मुझे 2 के नाम बता दें। सर आज आप हमें बताएं, हम सब सीख, ठीक है ना? अच्छा, जब हमें ये नहीं पता तो व्हाट टू टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबल यूजेज ऑफ मीडिया। जब हमें स्टैंडर्ड्स का नहीं पता, आपको पता है कि आप एज अ मीडिया यूजर आप मेरी डिसेंट तस्वीर भी फेसबुक पे नहीं लगा सकते। मेरी डिसेंट तस्वीर
अब बताएं और दोस्त यहाँ क्या हो रहा है? सबसे बुरी तस्वीर उठा नहीं बुरे नहीं, क्या क्या डाल रहे हैं? हाँ। इट इज नॉट अलाउड. देयर आर सम, वी नीड टू शो सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी नीड टू शो सम एथिक्स, एटिकेट्स. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के जुमरे में आते हैं. जब हम उस लेवल पे ग्रूम ही नहीं हुए, आप बताएं कि 4 साल पहले तक फेक न्यूज़ का कॉन्सेप्ट ऐसा था जो कि अभी आया है? नो. जब ट्रेडिशनल मीडिया था ना, जब ये डिजिटल मीडिया की तरफ नहीं आए थे, फेक न्यूज़ बड़ी रेयर होती थी. अब फेक न्यूज़ आपको पता है कि आपके टॉप के जो जर्नलिस्ट है ना, वो भी फेक न्यूज़ को उठा के आगे चलाई जा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो अब अंदाज़ा करें तो हमें हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट, ग्रूमिंग उस लेवल तक नहीं गई है जहाँ पे हम ये समझते हैं कि भाई इसकी रिस्पॉन्सिबल यूजेज क्या है और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं. मीडिया इफेक्ट्स एक पर्सपेक्टिव है. आप कहते हैं कि मीडिया का कंटेंट हमारे हर एरिया पे बहुत ज़्यादा है. इफ़ इट इज़ अवर सोशलाइजेशन, इफ़ इट इज़ अवर कल्चर, नॉर्म्स, ट्रेडिशन, हैबिट्स, कंजम्पशन पैटर्न, जी हमारा बिहेवियर, कंडक्ट सारा मीडिया पे डिपेंड कर रहा है. एंड वी आर यूजिंग इट विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, विदाउट बीइंग एथिकल. बिल्कुल ज़बरदस्त. ब्रेक पे चलते हैं. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो याहिया के सवाल की तरफ आएंगे. बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने सवाल पूछा था कि बाहर के मुल्क में बच्चे जो हैं वो 13-14 साल की उम्र में कमाना शुरू कर देते हैं. बहुत सारी अच्छी बेहतरी की चीज़ें उनकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाती हैं उस वजह से. और यहाँ पे जो है जब तक बच्चा ग्रेजुएट करके मास्टर्स तक नहीं कर लेता तब तक वो उसके अब्बा जी ही उसकी फ़ीस पे करते रहते हैं. तो इसके हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे. कहीं ना जाए, हमारे साथ रहें. जी वेलकम बैक टू द शो. याहिया का सवाल मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, बड़ा अच्छा था बच्चों के हवाले से. सर उनका ये कहना था कि बाहर के मुल्क में जो बच्चे हैं वो 13-14 साल की उम्र में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं और उनके स्कूल्स भी उनको तभी अगली क्लास में प्रमोट करते हैं जब उन्होंने कोई सोशल सर्विस या कोई एक्टिविटी इस तरह की हुई हो. लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये रवाज नहीं है. उससे बच्चों में काफ़ी अच्छी चीज़ें आती हैं. यहाँ पे मास्टर्स की फ़ीस भी अब्बा ही दे रहे होते हैं बेटे की. तो ये कल्चर जो है ये कब खत्म होगा? और ये आपने मुस्कुराहट देखी मास्टर्स की फीस, तो मुझे लगता है सर ने भी दी हुई है बच्चों की. नहीं, बिलीव यू मी, मेरे केस में मैंने नहीं दी हुई है. अच्छा शुक्र. आई डोंट नो व्हाई. थोड़ा इसके देखिए, ये बच्चे ने मास्टर्स किए, मास्टर्स ही नहीं किए हुए. अच्छा. वन इज वर्किंग इन दुबई, ही इज एन ऑफशोर इंजीनियर. माशाल्लाह. और मेरी दोनों बेटियां, दोनों की शादियों के बोर्ड डिड देयर मास्टर इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन. एक ने नमल से किया है, एक ने पेशावर यूनिवर्सिटी से किया. अच्छा. और छोटा जो मेरा बेटा है, ही इज डूइंग हिज ACCA. ठीक है. तो मैं इस हवाले से बाकी, लेकिन पता है क्या, इट इज़ अ कल्चरल इशू. जो अब इन्होंने जो तवज्जो दिलाई ना, इट इज़ अ कल्चरल इशू. फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम होम, आप देखें, हमें बच्चा, माँ बाप को बच्चा सारी उम्र बच्चा ही लगता है. और ये कल्चरली ये समझते हैं कि शायद इसके आखिर तक सारे इंतज़ाम हमने संभालना है. तो ये एक कल्चरल चेंज लानी होगी ना. वन. सेकेंडली स्टार्टिंग फ्राम द होम, कि पेरेंट्स जैसे इस एज को पहुँचते हैं स्कूल के, तो उनको थोड़ा से आइडिया, इनोवेटिव आइडियाज की तरफ उनको लेके जाना चाहिए. फिर ये स्कूल का रोल है, तो स्कूल में भी इसी किस्म की ट्रेडिशनल एजुकेशन है, वो मॉडर्न लाइन्स पे नहीं जा रही. सेम इज़ द केस विद यूनिवर्सिटी. देखिए आजकल यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप का काम शुरू कर दिया. बिल्कुल बिल्कुल. इवन नमल में भी इनोवेशन सेंटर है. तो हमें इस तरफ आ जाना चाहिए. ये डिपेंडेंसी खत्म हो जानी चाहिए. लेकिन एज आई टोल्ड यू आर टॉकिंग अबाउट अ चेंज, और ये चेंज ही जरा लंबा प्रोसेस होता है. हम चेंज को इतनी जल्दी उसको एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए. इट विल टेक टाइम, बट वी नीड टू टेक एक और भी चीज़ है. चेंज के हवाले से सर एक और भी चीज़ है. कुछ सालों पहले तक ये हुआ करता था कि जो प्रैक्टिकल फील्ड से रिलेटेड लोग होते थे वो भी यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ाया करते थे. लेकिन फिर HEC के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इस किस्म के आए कि जब तक आपने MPhil नहीं किया हुआ या PhD नहीं की हुई, आप पढ़ा नहीं सकते. जी जी. आपको क्या लगता है? अभी भी है, अभी भी है. रूल रेगुलेशंस है कि जब तक आपका मास्टर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप नहीं पढ़ा सकते. सर आपको क्या लगता है कि हमारी फील्ड, जर्नली मैं इसकी ज़्यादा इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि आपका एक्सपोजर बढ़ता है जब आप फील्ड में आते हो. ये रेलिवेंट है कि आप जो बंदा यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिकल लाइफ मीडिया की जी रहा है वो बच्चों को अगर पढ़ाए तो ज़्यादा बेहतर पढ़ा सकता है. ग्राउंड रियलिटी का उसका पता है. लेकिन देखिए ये एक एक्सपेक्ट हो गया ना. मैं आपको बता रहा हूँ, इस आइडिया तो मैं कन्वेंस हूँ कि उसके लिए ज़रूरी नहीं है. लेकिन फिर एक टेक्निकल चीज़ आ गई थी. एक छोटी सी टेक्निकलिटी ये ना कि अगर वो मास्टर कर रहे हैं ना, तो उनको जो पढ़ा रहे हैं उनका एजुकेशन लेवल उनसे ज़्यादा ना, तो उनके लेवल का होना चाहिए. दिस इज द ओनली रीजन. बाकी मेरा कोई, हाँ मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ नहीं, इवन कि मैं तो इसके भी खिलाफ कि आप रेलेवेंसी को नहीं देखें. मास्टर फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट में किया हुआ है, तो मीडिया मैनेजमेंट इज अ फील्ड.
वो उस क्लास में आके उसको उस हवाले से चीजें बता देगा ना। बैचलर्स वाला अगर बैचलर्स का कोई पढ़ा रहा होगा तो वो थोड़ा सा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वो भी हो जाता है कि बच्चे कहेंगे कि ही इज ऑफ द सेम एजुकेशन, हाउ कैन ही बी टीचिंग। या नहीं, लेकिन उसकी एजुकेशन वन। सेकेंडली मैं बता रहा हूँ कि हैक का इसका थोड़ा तवज्जो है, और हमने तो कर दिया, वी आर कॉलिंग इट प्रोफेसर इन द प्रोफेशन, प्रोफेसर ऑफ द फील्ड। उसमें एक लेक्चरर भी आप ले सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर भी, एसोसिएट भी और फुल प्रोफेसर भी, कीपिंग इन व्यू देयर लॉन्ग एक्सपीरियंस इन द फील्ड। हम तो इसको इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे, और मेरी तो इस पर पूरी कोशिश है, मैं उनको भी कन्विंस करूंगा कि भाई वी नीड पीपल फ्रॉम द फील्ड, ताकि वो उनको उन एरियाज के भी बताएं जिनको आप डेली बेसिस को देख रहे होते हो ना। तो वहाँ तो ये एक शॉर्ट कमिंग है, और हमारे ग्रेजुएट इसीलिए इतने अच्छे नहीं होते, जहाँ वो लैग कर रहे होते, उसकी वजह सिर्फ यही है कि उनको फील्ड के लोग नहीं एक्सपोज नहीं करवा रहे। तो हमें इन वन वे और दिया हमें ये एक्सपोज करवाने के लिए एफर्ट्स लाजमी करनी चाहिए। सर एक बड़ा अहम सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन याया ने पूछा, वो नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए, वो बात आप भी कर चुके थे, वो बड़ी अहम बात है। सर मैं कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से शुरू करूँगा। एक डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हलीमा, उसका अगर स्टैट्स देखा जाए, जिस यूनिवर्सिटी का मैंने देखा एकेडमिया से ताल्लुक है, उसको जॉब्स नहीं मिलती, 4 साल तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिलती। याया ने बड़ी प्यारी बात की थी कि हमारे पास सर्टिफिकेशन नहीं है। अगर प्लम्बरिंग का सर्टिफिकेशन हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी का जो काम करने वाला है उसकी सर्टिफिकेशन हो जाए, अगर ये सर्टिफिकेशन यूनिवर्सिटीज़ में सिखानी जाए तो इसको एक तकवीत मिलेगी, ना कि उस प्लम्बर को भी और ना कि उस इलेक्ट्रिशियन को भी, जिनको हम लोग कुछ नहीं समझते, जो स्किल बेस्ड इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते दूसरे मुल्कों में, क्योंकि सारा स्किल का ये काम ही सारा स्किल का है। तो सर आपको नहीं लगता, आप क्योंकि मुझे लगता है इस बात को सेकंड भी करेंगे, कि स्किल्स को भी यूनिवर्सिटी में लाना चाहिए, सर्टिफिकेशंस को भी लाना चाहिए, उसको 3 साल का सर्टिफिकेशन कर दे, 4 साल का कर दे। इस पे मैं बता रहा हूँ दोबारा कि क्योंकि हम तो ऑफ एंड ऑन मीटिंग कर रहे होते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो है कि हम अपने तमाम जो हमारा कोर्सेज है ना, उनको इनलाइन करें फील्ड के साथ, उसमें प्रैक्टिकल एलिमेंट ज़्यादा डालें। उसकी वजह ये कि हम इसको एड्रेस करना चाहते हैं। रही बात सर्टिफिकेशन की, ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है। आपको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी को रिसेंटली अप्रोच किया गया है कि हमें कोई 4000 ऐसे यंग पाकिस्तानी चाहिए प्लम्बिंग साइड पे, इन छोटे छोटे काम के लिए जिनकी सर्टिफिकेशन भी हो। अब बताएं, एग्जिस्ट नहीं करते, बाहर की दुनिया में पोस्टें पड़ी हुई हैं, लोग मांग रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टिफिकेशन, ठीक है, उनके पास स्किल्स हैं, लेकिन एक अलमिया ये भी है कि भाई वेस्टर्न सोसाइटी में, डेवलप सोसाइटीज़ में वो उस स्किल को सर्टिफिकेशन के साथ लिंक करते हैं। अगर आपके पास सिर्फ स्किल है नहीं, एक सर्टिफिकेशन हो जाती है एक ऐसे इदारे की तरफ से जो कि वेरीफाइड हो, जो कि एक्सेप्टेड हो, तो उनके लिए रास्ता बन सकता है। तो उनकी बात बड़ी वैलिड है, हम इसमें लैग कर रहे हैं, हमें इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। एंड दैट इज़ वाई अभी इस्लामाबाद में एक स्किल्स यूनिवर्सिटी का जिक्र करने लगा था। तो उसकी वजह भी यही है कि उन्होंने रियलाइज़ किया हुआ है कि जी हमें इस पे फोकस करना चाहिए। और मैंने आपको जैसे बताया, आप आए नमल में आए, हमारा स्टूडियो जो डिपार्टमेंट का स्टूडियो है वो इससे बड़ा है, हमने इक्विपमेंट मंगवा दिया और हम उसको चलाएंगे, क्योंकि हमने इसको रियलाइज़ कर दिया है, क्योंकि सीखना वहीं से सर। तो फिर यही तो देखिए, यही वो जगह है कि हम आप जैसे लोगों को वहाँ बुलाएंगे कि जी ये स्टूडियो, आप स्टूडियो के सारे चीज़ों को जानते हो, आए इनको बताएं कि भाई स्टूडियो में आपका रोल क्या होता है, आपके एथिक्स क्या है, ठीक है ना, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल, आपके पिच ऑफ वॉइस कैसी होगी, टोनलिटी कैसी होगी, ठीक है, क्या क्या आप यूज़ कर सकते, एथिकली क्या क्या अलाउड है ना। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो इसको हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी करेंगे, और हम ये भी चाहेंगे कि ऐसे कंटेंट जो आप समझते हो कि एथिकली एक्सेप्टेड हो, वहाँ से बना के आपको देंगे, आप अपनी हलीमा, मैंने किताब पढ़ा था तो उसमें था कि आवाज़ आपने पेट से निकालनी, और ये चीज़ें मैंने खबरों में सीख ली थी। मुझे कहा गया था कि आवाज़ यहाँ से नहीं, आवाज़ पेट से निकलनी चाहिए ताकि उसकी थ्रो हो। फिर प्रोनाउंसिएशन पे कितना ज़्यादा करना है, हद से ज़्यादा मैंने बड़ा फोकस किया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट चैनल एक ऐसा इदारा है जहाँ पर मैंने उर्दू का जो लिटरेरी सही प्रोनाउंसिएशन है मैंने वहाँ से सीखी। ख़त्म को ख़त्म कहा जाता है, बार बार ख्वाब को मैंने कहा, नेमुल बदल जो लफ्ज़ हम बड़ा गलत बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे अल्फाज थे प्रोनाउंसिएशन गलत आम है। तो हलीमा ये मुझे बड़ा एक चीज़ अच्छी लगी कि बाहर की कंट्रीज़ अब पाकिस्तान को टैप करती हैं और कहते हैं अपने आईटी प्रोफेशनल्स दें, हम उनको सिटीजनशिप्स देंगे। तो मतलब हमारे प्रोफेशनल्स वो वहाँ से यहाँ से उठाकर लेके जा रहे हैं, वो सर्टिफिकेशंस मांगते हैं। तो ये बड़ा अहम चीज़ है, डोंट यू थिंक कि ये बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में हम लैग कर रहे हैं, लेकिन हुमायूं फिर वही बात है सर वाली कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोसीजर्स हैं जो हमें अभी करने शुरू कर देने चाहिए, ताकि इससे 5 साल बाद हम उनमें स्टेब्लिश हों कि हम भी कुछ इस तरह का प्रोड्यूस करके अपने लोगों को दिखा रहे हों कि हाँ जी हमारे पास भी इस तरह के लोग हैं जिनके पास स्किल
स्किल्स मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ऐसा बहुत नहीं potential है, है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान के पास। सिर्फ कमी वहाँ आ जाती है कि हम थोड़ी सी चीज़ों में निगलेक्ट कर देते हैं, अच्छा चीज़ों हुमायूं, को और सॉरी मैं पीछे आपको रह बात कर रहा हूँ, जाते मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि बिलीव यू मी, हमारे जो स्टूडेंट है ना, ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन कि टेक्निकली दे आर वेरी वेरी रिफाइंड, टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। उन टेक्निकली एक्सपर्ट को लाके उनके सामने उनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है, अदरवाइज टेक्निकली दे आर वेरी वेरी साउंड। सर अब बहुत सारी दुनिया में इस तरह की फर्म्स आ गई हैं जो आप की डिग्री नहीं मांग रही, वो कह रही हैं कि आपके पास स्किल्स हैं तो आप आके यहाँ पे काम कर सकते हैं। तकरीबन 30% गूगल में इस तरह के एम्प्लॉयज़ का अब उन्होंने खाना रख दिया है जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो आके काम करें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पाकिस्तानी जो हैं वो अगर टेक्निकली इतने अच्छे हैं तो वो वहाँ जाके क्यों अप्लाई नहीं करें? हम ये क्यों देखते हैं कि गूगल में जब भी कोई सीनियर पोस्ट की बात होती है तो हमारे हमसाए ममालिक का तो नाम आता है लेकिन हमारा कहीं नाम नहीं आता। जी, उसकी जो सबसे बड़ी है ना वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे पता ही नहीं गया कि भाई वो कौन से सोर्सेज हैं जहाँ पे इस किस्म की पोजीशंस आती हैं, अप्लाई का प्रोसीजर धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, पता ही नहीं होता। मैं आपको अभी बताऊँ कि आप देखें, मेरे एक परसेप्शन है कि मुल्क से बाहर जो भी जॉब है ना, इट इज़ अ मैटर ऑफ लक। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, लेकिन लक का मतलब ये नहीं कर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप तो लक को टेस्ट ही नहीं कर रहे हो, आप अप्लाई करो। आपने बात की, मैंने गूगल की कॉन्फ्रेंस अटेंड की और बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद थे। आपको वो होती है ना एक फीलिंग, आप उनसे मिलते कहते यार ये तो बड़े नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो दरवाजा खटखटाया है जो हम नहीं खटखटा रहे, हम खटखटाते ही नहीं दरवाजा। तो यही है कि मैं कहूँ इस पे कोई एफर्ट्स होनी चाहिए, कोई तरीक़ेकार होना चाहिए कि लोगों को सारी पोजीशन जो कि दुनिया भर में एडवर्टाइज हो रही है ना, उसकी पाकिस्तान के नौजवान और यूथ हो उसकी एक्सेस हो और उनको इन्फॉर्मेशन हो। देखो इन्फॉर्मेशन तो आजकल पार है, अगर पर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यू डोंट नो। सर हम टिकटॉक से हटेंगे तो हटेंगे तभी होगा, तभी होगा जी। सर करियर काउंसलिंग पाकिस्तान में या तो है नहीं, या अगर कुछ इदारे इस तरह के हैं, हमारी यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों से इस तरह की मुलाकात हुई है जो बाकायदा ये प्रोफेशनली करते हैं, लेकिन वो इतनी फ़ीस डिमांड कर लेते हैं जितनी एक पूरे सेमेस्टर की फ़ीस है। तो फिर एक बच्चा जिसके पेरेंट्स ने इतनी तालीम हासिल नहीं की हुई कि वो उसे करियर के बारे में बता सकें कि आपने ये परसू करना है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिस तरह हुमायूं ने बात की, सुनने में तो एक बहुत बड़ा नाम लगता है कि ओहो हो इंजीनियर, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के, और पता नहीं कैसी हमें जॉब्स मिलेंगी और फटाफट मिलना शुरू हो जाएंगी, लेकिन वो बेचारे बच्चे बैठे रहते हैं, उनको नहीं मिलती। बहुत मुश्किल डिग्री है, बहुत ज़्यादा मुश्किल डिग्री है। अब होता है कि एक चीज़ और है, हम तो जॉब इसमें बढ़ा जा रहे हैं। आजकल एक और मसला है जो कि यूथ को बहुत ज़्यादा पेश है, बिकॉज साइकोलॉजी डिपार्टमेंट भी हमारे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंडर है। ये वेल बींग कॉन्सेप्ट है ना, वी आर स्ट्रगलिंग मेंटली। मैं आपको बता रहा हूँ आज की यूथ बहुत स्ट्रगल कर रही है, इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उनकी मेंटलिंग काउंसलिंग भी करें। सर सो ट्रू। और अब वेलबींग सेंटर्स भी हैं यूनिवर्सिटीज़ में, हम शुरू करें बिकॉज कि हमने इसको रियलाइज़ किया है कि इश्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा, एक सिर्फ यूनिवर्सिटियों में नहीं, आपके माशरे में भी चीज़ें बहुत आ गई हैं। अच्छा, इस पे भी थोड़ा बहुत ऑफ एंड ऑन आपकी तरफ से ये एक सॉफ्ट मैसेज ऑफ एंड ऑन चला जाना चाहिए क्या मेंटल वेल बींग की भी थोड़ा तवज्जो होनी चाहिए। सर हम बड़ी बात, अगर आप जरा इस पे बात करो, यकीन उसका इम्पैक्ट होता है। सर हम बड़ी इस बारे में बात करें। डॉक्टर साहब मेरा सवाल जो है वो नामुकम्मल था, हम डिस्कशन में आगे चले गए। सर HEC की तरफ से या हमारी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आई है कि यूनिवर्सिटीज़ ही करियर काउंसलिंग करें और जब बच्चा आता है तो उसके अंदर देखें कि क्या चीज़ें हैं और उसको कोई ऑप्शंस वगैरह दें, या आगे कुछ आने का है इम्कान? है की तरफ सब कुछ मौजूद है, ठीक है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन है ना, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन यूनिवर्सिटी नहीं कर पाते हैं ना, सारी चीज़ें मौजूद हैं और आगे भी इंशाल्लाह डेफिनेटली आ रही होंगी। यूनिवर्सिटी के अपने इश्यूज होते हैं ना, अपने प्रॉब्लम होते हैं, बाज़ औक़ात उस पर फोकस ज़्यादा हो जाता है, बाज़ औक़ात कम होता है, लेकिन स्टिल जितनी यूनिवर्सिटियों को मैं जानता हूँ वहाँ पे ये काउंसलिंग है, लेकिन उसकी साइज़ बहुत छोटा है ना, उसकी टाइमिंग बहुत कम है। इसको बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों को रियलाइज हो कि भाई हमने किस। ठीक है जी। सर यहाँ कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। हमने सुना है कि बहुत नन्ही मुन्नी सी बच्ची ने हमें कॉल किया, क्या हाल है मानूर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बहुत ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ठीक कैसे होते हैं? ठीक तो सुना है मैंने, बहुत ठीक कैसे होते हैं? हुमायूं और हलीमा, सबसे पहले तो मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ, थैंक यू, होस्टिंग के हवाले से, और मैं खुद मीडिया से चाहती हूँ कि आने वाली ज़िंदगी में मैं काम करूँ इंशाल्लाह। तो मेरा सवाल ये था सर से कि हम लोग आगे डिग्रीज की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी बेसिक्स में यही नहीं पता होता हमारे नौजवानों को कि हम आने वाली ज़िंदगी में कौन सा प्रोफेशन चूज करें। बस जो हमारे अम्मा अब्बा ने डाल दिया होता है जहनों में कि
ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, डॉक्टर तो बन जाओ, हम वही ये काम बन कर जाओ। रहे होते हैं, हम वही काम कर रहे होते हैं। यही नहीं, अच्छा हमारे पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि हर बच्चे की स्किल्स बड़ी डिफरेंस होती हैं। बिल्कुल, हम स्किल बेस्ड हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, वो तो चले पाकिस्तान में इसका स्कोप ही नहीं है कि आप स्किल पे बात करें, डिग्रीज पे हम फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये बताएं कि किस तरीके से हम अपनी मेंटल ग्रूमिंग करें कि हम भी एक अपना प्रोफेशन जिसके लिए हम बने, हम उस पे काम बहुत करें। प्यारी बात की मानूर। मैंने एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना है, आपका सवाल मुझे समझ है, एक छोटा सा सवाल पूछ लूं आपसे? जी जी जी। मजेदार सा सवाल है, मुझे पता है बड़े होके हलीमा बनना है, बड़े होके हुमायूं बनना है, क्या बनना है? हाँ मुझे बड़े होके महानूर बनना है। I like that. इंशाल्लाह, Very good. यही हम आपसे यही वो सुनना कॉन्फिडेंस चाह है रहे ना, थे। हाँ, यही वो कॉन्फिडेंस है। इतनी ये इतनी सुनना चाह अच्छी रहे उससे थे बात की मैंने, इसी से मयार से बात है सर, हम लोगों को रोल मॉडल्स बनाने की बड़ी ज़रूरत है जो कि सामने आए और पेरेंट्स कहें कि जनाब ये देखिए ये भी है। अब सर रोल मॉडल का क्या है क्राइटेरिया? अगर आप यूट्यूब निकाल लें, आप टेलीविज़न निकाल लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मयार पैसा है कि जनाब इससे इतना पैसा कमा लिया तो ये स्टार है। हमने ये नहीं देखा कौन अच्छा कंटेंट दे रहा है, कौन अच्छी बात कर रहा है, किस वो मकाम और वो जो पैमाना है ना, वो पैमाना बड़ा गलत हो गया। हम लोग सिर्फ लोगों को अब उसके पैसे से कहते ओ इसने इसके बाद ये गाड़ी खरीद ली, उसके बाद से ये घर खरीद लिया, तो ये रोल मॉडलिंग के देखिए चक्कर ये में मानूर जो बात कही ना, देखिए मैं ये कह रहा हूँ ये एक डायलेमा है हमारी सोसाइटी का भी, कल्चरली स्पीकिंग, कि इनको पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन बंद नहीं करनी चाहिए। देखिए कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन में क्या होता है कि फिर लोग परसेप्शन पे जाते हैं। अब देखिए जिस बच्चे का जो घर में रह रहा है उसने जिस फील्ड को ऑप्ट करना है, ही नीड टू हैव अ डिस्कशन विद देयर पेरेंट्स, रेगुलर कर उनको कन्विंस करें, और पेरेंट्स समझ जाते हैं। आप यकीन करें कि दो स्टिल आई एम इन सर्विस, लेकिन मैं अपनी बच्चों की आजकल मान रहा हूँ क्योंकि मुझे शऊरी तौर पे पता है कि उनको मुझसे ज़्यादा पता है। क्योंकि सर आपको वो रोल मॉडल्स आपने देखे हुए हैं जिनको आप देख के कहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा ये बन सकता है, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे को एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिले। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ अगर अच्छे रोल मॉडल्स इज देयर तो पेरेंट्स भी मान जाएंगे। आप कहते हैं सर उनको देखें ना, एक्स को देखें वो इस तरह हो गया, बिल्कुल, तो वो रोल मॉडल आपको कहीं नजर नहीं है? बातें मुझे नहीं नजर आते नहीं, बाकी वो रेयर हो गए, वो नज़र नहीं आ रहे। आपने सही इसको पिन पॉइंट के, आई एग्री विद यू। अच्छा सर, जिस तरह महानूर ने कहा कि बहुत सारी दफ़ा पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा से ये सोच रहे होते हैं जब बच्चा पैदा हुआ होता है ना कि इसने ये बनना है, और फिर जब बड़े होकर बच्चा अपनी किसी और फील्ड में जाना चाहता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। अगर इस तरह का कहीं सिनेरियो क्रिएट हो जाए तो किस तरह से कायल करना चाहिए अपने वालिदैन? देखिए एक तो ये कि मेरे ख्याल में कि ये चीज़ अब थोड़ी सी कम हो गई है। आई थिंक ये 10-15 साल पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा पे इम्पोज किया जाता था कैरियर के बारे में, लेकिन अब ये थोड़ी सी कम हो गई। दिस अगेन माय ऑब्जर्वेशन, मैं पेरेंट भी हूँ और मैं स्टूडेंट्स को भी डील करता हूँ। लेकिन मेरा इस पे एक ही पॉइंट है कि यू नीड टू हैव अ कांस्टेंट डिस्कशन एंड कम्युनिकेशन विद योर पेरेंट्स। उनको आप बताएं, लेकिन डिलेमा तो ये भी है ना कि बच्चों को भी उस स्टेज पे पता नहीं होता कि मैंने क्या करना है। ये एक और इस पे एक और रियलिटी आ गई है। लेकिन इसमें स्कूल का रोल, पेरेंट का रोल और यूनिवर्सिटियों का रोल अपनी जगह पे एग्जिस्ट करता है कि वो देखें कि भाई ये पोटेंशियली किस एरिया में जा सकता है। आप कहते हैं अल्लाह ताला ने ये मेरा मानना है कि अल्लाह ने हर इंसान को कोई ना कोई सलाहियत दी हुई है और आपकी सलाहियत अगले से मुख्तलिफ है। अब डिपेंड ये करता है कि जो लोग दुनिया में नाम कमाते हैं तो अल्लाह ने जिनको जो सलाहियत दी होती है उसको वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसी में एक्सेप्ट कर लेते हैं। सर एक मुश्किल सवाल आपसे पूछना है हलीमा, हो सकता है ये सवाल भी ठीक ना हो। एकेडमिया में एक लफ्ज़, एक जुमला है, मुझे बड़ी नफरत है उससे। वो स्टूडेंट आके मुझसे पूछता है सर ये कर लो, इसका स्कोप है? सर मुझे समझ नहीं आती, वो ये नहीं देख रहा उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, स्कोप तो खुद बनाते हैं आप। सर मुश्किल सवाल ये है, सर मुश्किल सवाल ये है कि अब क्योंकि स्कोप को हम देखते जाते हैं, सर कोई ऐसी डिग्री सोशल साइंसेस में है जिसको आप कहते हैं अब क्रॉस लग गया है, अब ये ऑब्सोलीट हो गई है, अब ये नहीं हो सकता? ये सवाल ही गलत हो कि हर डिग्री ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन कोई है ऐसी डिग्री जो नहीं, देखिए स्कोप का तो मैं इसे डिसएग्री करता हूँ। ये स्कोप आपने खुद बनानी है। खुदा इंसान से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो अगर आपने उसको डेवलप उस हवाले से नहीं किया, मैं कह रहा हूँ कि आप एक आम सा सब्जेक्ट पढ़ लें लेकिन उसको आसमान तक लेके चले जाना, उसमें मेहनत करें। हर एक चीज़ की स्कोप है, स्कोप है। लेकिन सवाल बुनियादी तौर पर गलत कि इसका स्कोप है या नहीं। भाई अगर स्कोप फॉर एग्जाम्पल मीडिया का बड़ा स्कोप है लेकिन मीडिया के लोग पढ़ रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, तो स्कोप को क्या करोगे? उसने अपने आप को मार्केट नहीं किया, उसमें वो टेक्निकलिटीज़ को समझा नहीं है जिसकी वजह से वो ऊपर तक जा सकता हूँ। तो ये तो उसकी कमज़ोरी है, तो डिसिप्लिन की बात नहीं है। आई डोंट थिंक कम से कम सोशल साइंसेज में ऐसा कोई डिसिप्लिन मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज़ है
मैंने पिछले कुछ 4 साल से ऑब्जर्व किया, साइकोलॉजी ज़रा डोमिनेट करता जा रहा है। अच्छा जी सर, मेरा ख्याल है आपसे बात करते हुए बड़ा मज़ा में आ रहा है और यकीनन ये कॉन्वर्सेशन हम इसी तरह जारी रखेंगे। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस भी आएंगे। मुझे लगता है आप वो वाले डीन हैं जिनका दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, कोई भी स्टूडेंट अंदर आ सकता है। यकीनन सर आपसे इंशाल्लाह ताला मज़ीद सवाल हम पूछेंगे, अगली बार आपसे आपको दावत देंगे और क्योंकि सवालों का ज़ख़ीरा हमारे अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा है और हम आपसे और भी सवाल पूछेंगे। किस दिन आपके ऑफिस चक्कर लगा लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर, इसी तरह आप जज्बा आपका रहे और इसी तरह आप हमारे जो नौजवान हैं उनको सिखाते रहे, इंस्पायर करते रहे। आपका बहुत मेहरबानी। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अच्छा जी, एक बात एड्रेस करने की बड़ी ज़रूरत है। कल मुझे बड़े लोगों ने मैसेजेस किए और लोगों ने कहा कि जी आपने ये बात क्यों कही कि आप जो है वो मैसेज नहीं कर सकते। नहीं, हाथ तो मैसेजेस कहते हैं, क्यों नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरा यूजुअली नहीं, हमने ये बिल्कुल, ये मैं आपकी तस्दीक कर दूं, हमने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैसेजेस नहीं कर सकते। हमने कहा हम जवाब देना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ये बात तो वो मुझे कल बड़ा बैकलैश आया। मुझे आप सबसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, लेकिन क्योंकि हम मजदूर आदमी, आपको बताया कि हम दिन रात काम करते हैं, हम यहाँ से भी जाते हैं। हुमायूं तो वाकई दिन रात सुबह शाम एक्चुअली सुबह शाम काम करता हूँ यार। और मैं क्योंकि मेरे पास मेरी 2 और भी कमिटमेंट्स हैं, मैं वो भी करता हूँ। हलीमा का भी यकीनन शादीशुदा, आपको पता है इनकी एक और लाइफ यहाँ से क्या शुरू हो जाती है। हम वही उसी शूज में चले जाते हैं, इसमें आप हैं। आप ये ना समझिएगा कि हम आते हैं और हमें घर जाके वो प्रोटोकॉल मिलता है कि ओहो होस्ट आए, ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं तो कोशिश करती हूँ घर जाके कम से कम फ़ोन इस्तेमाल करूँ। मेरी अम्मी को भी मेरे से ये काफ़ी ज़्यादा शिकायत है कि वो जब तक मुझे फ़ोन नहीं करती तो मैं उन्हें फ़ोन नहीं करती। हलीमा, मुझे कल घर जाते साथ में भी गाड़ी बंद कर रहा था और मुझे अम्मी ने ऊपर से टेरेस से आवाज़ दी, कहती है दही लेकर आओ। मैंने कहा अम्मी घर तो आने दे। अम्मी कहती है दही लेकर, हाँ एंटर तो होने दे, वो कोई नहीं है। तो मतलब ये सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। आप सबसे में बड़ी मोहब्बत है, इश्क है। मुझे अच्छी बात ये लगी कि कल बहुत सारे मैसेज मुझे मेरे प्रोफाइल में कल आए और हलीमा के लिए भी बहुत सारे मैसेज आए जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कल मुझे हलीमा के लिए बड़े मैसेजेस आए और मेरे लिए आए। उन्होंने कहा कि जनाब ये कैसे आप लोगों ने कह दिया, और एक्चुअली सेम मैसेजेस थे कि आप मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते। मैंने कहा मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। वो होता ये कि अगर एक बार रिप्लाई हो जाए तो फिर अगर बार बार एक्सपेक्टेशंस जो है वो हाई हो जाती हैं। अगला बंदा सोचता है कि भाई अब बार बार हमें करेंगे, तो बार बार जब ना करें तो फिर बंदे को। और मैं हलीमा से यही बात करते हैं कि आज हम इस स्ट्रीट पे बैठे हुए तो सिर्फ आप लोगों की वजह से और यकीनन हमारे प्यारे मेहमानों की वजह से। जनाब हमारे पास एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना राही है। नन्ना मुन्ना राही इसलिए कहा है कि छोटा सा पैकेज है, लेकिन उसके काम और उसके जो मैंने कल आपने प्रोमो भी देखा होगा पूरा दिन, मैंने कहा था उसके हाथों से तख्लीक होते हैं खूबसूरत फनपारे और माशाल्लाह एक दिन में कुछ घंटों में वो ऐसी तख्लीक कर देता है हलीमा चीज़ें कि आप हैरान हो जाते हैं। आपको दिखाएंगे भी वो क्या बनाते। हमने 2 लोगों की तो हमेशा इधर बड़ी इज्जत की है और करते भी हैं, एक उस्ताद और दूसरा आर्टिस्ट। और हमें आज ये बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम आपको एक प्यारे से नन्हे से आर्टिस्ट से मिलाने जा रहे हैं। उस्मान अशरफ उनका नाम है और अब आप उन्हें अपनी स्क्रीन्स पे देखना चाहेंगे और देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत प्यारा हूँ। हलीमा ठीक है? ठीक है। अच्छा उस्मान, मुझे मज़े की बात तो पहले ये बताओ कि मैंने तो बचपन में शुरू किया, पहले सेब बनाया, आज तक मेरे से सेब नहीं ठीक बना, मेरे से कुछ भी नहीं बना। और यार मैं ड्राइंग तो दूर, मैंने बड़ी कोशिश की, मुझे लगा मेरे अंदर कोई आर्टिस्ट है, तो मुझे बार बार सफ़े ने और पेंसिल ने बताया कि नहीं बेटे आपके अंदर कोई आर्टिस्ट के दूर दूर तक इम्कानात नहीं है। आपको कब पता चला कि आप आर्टिस्ट हैं? मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता चल पाया क्योंकि मैं भी शुरू से करता था ये। वैसे ड्राइंग अच्छी थी आपकी? ड्राइंग मेरी पता चल जाता था कि मैं अगर कुछ लोग कर रहे हो और मैं उनमें कर रहा हूँ ड्राइंग, तो मेरा एक अलग से नज़र आ जाता था कि ये कुछ ना कुछ अलग है, अलग बनाएगा। लेकिन वैसे मैंने जब शुरू किया तो तकरीबन 3 साल से भी कम अभी अरसा गुजरा है। और मेरे एक दोस्त थे कॉलेज के, मेरे से सीनियर थे, तो वो मुझे एक नुमाइश थी वहाँ पे ले गए। अच्छा। तो इस आर्ट गैलरी में, तो फिर वहाँ से फिर आइडिया मुझे भी आया कि चलो यही काम करते हैं। पहला क्या बनाया सबसे प्रोफेशनली? पहला एप्रिसिएशन जब मिली ये, क्योंकि मुझे याद नहीं, मैंने बताया मैंने बहुत शुरू से जो है ना इसे लेके चला हूँ। मुझे ये नहीं था पता कि एग्जैक्ट मैं यही करना चाहता हूँ,
लेकिन शुरू से एक चीज़ थी कि अच्छा। कुछ ना कुछ अलग था इसमें। ठीक है उस्मान, घर वालों की तरफ से अप्रिसिएशन मिली, जिससे आपने कहा कि मैं आर्ट गैलरी में गया और वहाँ पे मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि मैं ये कर सकता हूँ। तो जब बना के चीज़ें लेके आते थे, अम्मियाँ होती हैं घर में, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं और बहुत ज़्यादा बूस्ट करती हैं, तो घर वालों का क्या रिएक्शन? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से मुझे जो है वो दाद भी मिली और सब कुछ हुआ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। कुछ चीज़ें थी लेकिन वो टाइम के साथ इंशाल्लाह सही हो जाएंगी। इंशाल्लाह। कहा यह जाता है जो आर्टिस्ट होते हैं उस्मान, उनको खेलने का बहुत शौक होता है, लेकिन उनका खेल मुख्तलिफ होता है। उन्हें रंगों से, उन्हें पेंसिलों से खेलने का शौक होता है। आपको भी यही शौक है। मुझे पता है किन रंगों में खेलने का उस्मान को शौक है, वो कौन से रंग है? कुछ लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में शौक होता है, सिर्फ पेंसिल का शौक होता है, कुछ को रंगों का शौक होता है। उस्मान को किस चीज़ का शौक है? मुझे इसके अलावा बहुत से और चीज़ें थी, बहुत से और मेरे हॉबीज़ थे। जैसे मैं पहले क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता था। अच्छा। बहुत ही ज़्यादा खेलता था, लेकिन तकरीबन 4-5 साल पहले मैंने वो छोड़ दी, नहीं उसे कंटिन्यू कर पाया उस तरह से। इसके अलावा मुझे मिस्ट्रीज़ पढ़ने का बहुत शौक़ है। अच्छा। स्टोरीज, मिस्ट्री स्टोरीज। जी हाँ, जी, जो आज तक हल नहीं हो पाई, मर्डर केसेस वगैरह, इस तरह की चीज़ें। अल्लाहु अकबर उस्मान, खुदा का खौफ करो। और उनके अंदर हो सकता है एक इनोला होम्स या क्योंकि मौजूद हो, थोड़ा बहुत क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में अगर कुछ इस तरह की चीज़, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। मेरा दिल करता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन। तो पेंसिल से ज़्यादा चीज़ें बनाते हो या रंगों से ज़्यादा कौन सा प्रेफर कर? जब अकेले बैठे हो तो क्या चीज़ देते हो, पेंसिल या रंग? वैसे तो मैं किसी भी मीडियम में काम कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिलीव है अपने पे। लेकिन ज़्यादा मैंने इसी में काम किया, ग्रेफाइट पेंसिल्स में स्केचेस वगैरह बनाए। जी बिल्कुल, पेंसिल स्केचेस में ही। किस किस चीज़ के स्केचेस, किस किस शख्सियत के अभी तक आप बना चुके हैं, और आपको उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा अपना स्केच अच्छा लगता है? ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैंने इतने लोगों के बनाए और कुछ तो मुझे याद भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा बनाए और बहुत सारे पसंद भी हैं और बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह कहना कि कोई एक जो वैसे सही बड़ा मज़े का सवाल है। टॉप 3 है कोई जो बना के? कुछ होते हैं जो आपको ना लोग कहते हैं कि ये आपने सबसे अच्छा बनाया, लेकिन कुछ होते हैं जो आपको लगता है कि ये वाला मैंने सबसे अच्छा बनाया, इसमें मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है। ये तो है। तो मेरे ख्याल में एक रैंडम गूगल से तस्वीर ली थी मैंने एक छोटे बच्चे की। अच्छा। तो वो मैंने बड़ी मेहनत। अभी आपकी जो है ना, आपके फन पारे जो हैं बिल्कुल दाएं जानिब आप लोग देख सकते हैं कि ये चीज़ें बनाई हैं। ओए होए होए होए, कितनी खूबसूरत लड़की है ये। शायद इसी तरह के कुछ वो थी। जबरदस्त। अच्छा, और ये साथ में ये वो बच्चा तो नहीं है ना? ये वही बच्चा है, कह सकते हैं। ये कह सकते हैं। ये तो कायद आज़म की तस्वीर है जो हमारी इधर भी पड़ी हुई है। यकीनन आपने ये कायद आज़म वाली तस्वीर, आपने हमसे कहा अगर वो दोबारा आ जाए ना कायद आज़म वाली तस्वीर, आप लोग देखिएगा भाई। ये वाली तस्वीर यार, ये आप कह रहे हैं मुकम्मल नहीं है, हमें तो मुकम्मल लग रही है। नहीं, अभी बहुत सारी डिटेल्स बाकी हैं, अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा उभर के आएगी अभी ये तस्वीर। लेकिन कभी उस्मान कभी इसको स्केच कर रहे होते हैं ना कोई बड़ी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आप सामने बैठे और आपने हिलना नहीं है। मैंने वो बड़े लोगों को देखा, आपने बिल्कुल और उनको देखते हुए कुछ लोग ऐसे खूबसूरत मिल जाते हैं ज़िंदगी में कि आप कहते हैं यार पहले देखते रहे, बाद में स्केच बना लेंगे। कभी कोई खूबसूरत इंसान मिले आपको कि आपने कहा ओहो ये तो बड़ा? मुझे तो लगता है हर इंसान ही खूबसूरत हो सकता है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। बस थोड़ा सा उसे चेंज करने की ज़रूरत है, अगर क्योंकि परफेक्शन तो किसी में भी नहीं होती। तो जब भी आप किसी से परफेक्ट लेने की कोशिश करते हैं कि ये जो दूसरा आदमी है, इंसान है, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, इसका रिएक्शन मेरी तरफ, तो ये तो बिल्कुल कभी भी नहीं होता। तो थोड़ी सी तो ये गुंजाइश रखनी चाहिए। बाकी सभी खूबसूरत है मेरे लिए। उस्मान, एक स्केच बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? क्योंकि जिस तरह हुमायूं ने कहा, जो लाइव स्केचिंग वगैरह होती है वो कहते हैं जी आधा घंटा आपने स्टिल इसी तरह बैठना है और हम आपका ज़बरदस्त सा स्केच बनाएंगे। और फिर जो वो स्केच बनाते हैं वो देखा नहीं जा रहा होता, वो लग रहा होता है कि वो किसी और शख्स का स्केच है और आप कोई और हैं। तो वो आधा घंटा, वो टाइम तो बड़ा अच्छा लगता है कि जी आधे घंटे में हम बन जाएंगे, लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो आपको कितना टाइम लगता है स्केच बनाने में? देखिए, जो ये वाला काम है, अगर रेफरेंस ले के काम करना है आपने, एक लाइव बैठने में बनाने में और इसमें बड़ा फ़र्क है। तो ये तस्वीर पे डिपेंड करता है कि मतलब आपका रेफरेंस कितना टाइम मांग रहा है आपसे। मतलब अगर मैंने जिस तरह कहा कि अगर कोई यंग है तो लाजमी बात है उसके चेहरे पे रिंकल्स वगैरह नहीं होंगे, वो एक
जो है ना साफ साफ फेस स्किन होगा। होगी नहीं, बिल्कुल। जो बेचारा परेशानियों को मारा होगा आगे होंगी जल्दी कुछ की आ आगे जाती है। होंगे। लेकिन जो बूढ़े हैं या कोई इस तरह है तो उनके रिंकल्स, या आपने जब रियलिस्टिक बनाना है या स्टेप बाय स्टेप हाइपर रियलिस्टिक की तरफ जाना है तो तब तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। अच्छा। इस पे तो लगता ही लगता है, लेकिन कलर पेंसिल में तो मैं आपको बताऊं कि अब 20-20, 25-25 दिन भी लग जाते हैं। ओह, जी जी। अच्छा, आपने दो नाम लिए, एक आपने कहा है रियलिस्टिक और दूसरा आपने कहा है हाइपर रियलिस्टिक। इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में डिफरेंस, मेन डिफरेंस ये है कि रियलिस्टिक तो ये होता है कि जिस तरह उभर के एक पता चल रहा है कि बहुत ही अच्छी बनी। हाँ। हाइपर रियलिस्टिक वो है जिस तरह आप कह लें कि एक प्रो वर्जन या आप उसको बेहतर कर दें, वो हो ना ऐसे, लेकिन उसको अच्छा, कभी कभी मुझे ये लग रहा है हाइपर रियलिस्टिक से कि कभी कभी हम कुछ वीडियोस वगैरह देखते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं और लिखा हुआ होता है उसके नीचे कि आप इतने गेस कर रहे हैं कि कौन सा वाला असल ऑब्जेक्ट है और कौन सा स्केच है ना? और उसमें से फिर एक उठाया जाता है और दूसरा स्केच होता है और एक जो है वो ऑब्जेक्ट उठा लिया जाता है। लग दोनों एक ही रहे होते हैं। मैं कॉलर लेता हूँ यहाँ पे अस्मा, मैं कॉलर लेता हूँ। अस्मा हमारे साथ कॉलर है, फिर आपने जवाब बताना। मेरे ख्याल में वो है कुछ और जो आपने हाइपर कुछ बता रहे हैं, पर हमें बता दे, हो सकता है हलीमा सही कह रही हूँ, ये जानते हैं इस कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हैप्पी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं प्यारा हूँ हलीमा, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। और अलीमा आप कैसी हैं? हमारे भाई कैसे हैं? मैं बहुत प्यारा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा। बड़े मजे की कॉल की आज मैंने आपको। मैंने कहा था मेरा लाहौर आना होगा, तो मैं 18 तारीख को लाहौर पहुंच चुकी हूँ और अभी मैं लाहौर में हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लाहौर, कराची से लाहौर आई, कराची की बारिशें शुरू होगी। जैसे ही हमारा कराची खत्म हुआ और मैं यहाँ पे लाहौर में आई हूँ तो यहाँ पे बहुत गर्मी थी, लेकिन अभी मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है। लेकिन उससे ज्यादा दुख की बात यह है कि जिस टीवी में मैं आपको देख रही हूँ उस टीवी में सारे चैनल से आवाज आ रही है जिनके मैं ठहरी हुई हूँ, लेकिन इस चैनल से आवाज नहीं आ रही। मैं आइडिया लगा रही हूँ क्या बात हो रही होगी। सदके यार, बड़ी स्वीट है आप। YouTube पे लाइव स्ट्रीम करके देखें। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊँ। अच्छा भाई, कितना अच्छा लगता है ना, लोग हमसे इतना प्यार करते हैं। मतलब मैं अगर कभी टीवी देखो उसकी आवाज आए तो मैं चेंज कर दूंगी, लेकिन वो बेचारी गेस कर रही है तो मुझे अच्छा मुझे इस मोहब्बत की तो आदत है, मुझे हमेशा मोहब्बतें मिली हैं और वो नीचे जो लिखा हुआ है ना, मैं उससे आइडिया पहले भी लगा रही थी कि क्या बात हो रही थी, वो साजा वाली अब दूसरे से क्या हो रही थी। मैंने कहा चलो छोटी सी तो बात करिए दूं। अच्छा, आपने मैं आपको बड़े मजे गेम बताता हूँ। मुझे मजे की तो नहीं है, बट मुझे हलीमा बातें सुनाएगी इस बारे में। हलीमा, हम ना रेस्टोरेंट पे जाते थे तो हम दोस्त जब जाते थे तो सामने जो टेबल में बैठे होते थे ना, हमने कहा तुम वो बन जाओ, मैं ये बनूंगा, और वो जो बातें कर रहे ना हम वो ट्राई करेंगे। और हम उनकी ना बातें कॉन्वर्सेशन बनाते थे, इतनी फनी बनती थी। हाँ, लिपसिंग करते थे, कहते वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। कभी ये ट्राई कीजिएगा, वैसे बड़े मजे की गेम है। तो चले, एक्चुअली टीवी की आवाज नहीं आ रही है, आइडिया इसमें बस यही एक चैनल इनके नहीं चल रहा, बाकी सारे चल रहे हैं। तो ये है कि बहरहाल किसी आर्टिस्ट की बात हो रही है। जी जी, आर्टिस्ट आए हुए हैं उस्मान हमारे पास और स्केचेस बनाते हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, और इनके स्केचेस जो हैं वो हम थोड़ी थोड़ी देर बाद टीवी पे दिखा भी रहे हैं। हेलो, आप चली गई, आपकी आवाज भी चली गई। अस्मा, इस घर में कोई मसला है? कोई आप लोग पढ़े, चारकोल पड़े और फूके, कोई मसला हो रहा है इधर आवाज का? आप इतना फारिग होते थे जाके रेस्टोरेंट्स में, ये है कि करना शुरू हो जाते थे। नहीं, खाना खाने कभी नहीं गई आप? खाना खाना आपको क्या आप जाती नहीं, आप क्या करती हैं? खाना ऑर्डर करती है तो आप क्या आगे रख देते हैं कि किसी ये ले अच्छे खाना? बंदे के साथ जाना था ना कि उसके साथ बातें करते करते टाइम का पता ही ना लगता। नहीं तो यार, ये भी बड़े मजे की गेम है। आप वो थोड़े बहन भाई हैं ना? नहीं, आप शादीशुदा है ना? शादीशुदा से पहले भी मैं जाती थी रेस्टोरेंट। अच्छा, मुझे लगता है कि जो थोड़े बहन भाई होते हैं ना वो इस तरह की हरकतें करते हैं। यार ये आप पर्सनल हो रही है यार। मतलब मेरे तो बहन भाई इतने ज्यादा है हमारे, तो वो एक जंजाल पूरा बना हुआ होता है जब हम कहीं जाते हैं। मैं इस पे आप पे वापस आऊंगा। उस्मान, आप बता थे दोनों में फर्क क्या है? हाइपर रियलिस्टिक और रियलिस्टिक में, हाँ, देखिए रियलिस्टिक वो होता है जो पेपर पे एक बहुत ही अच्छा आपको किसी बिगनर को लगे, जो जिसने अभी ड्राइंग शुरू की है, जो ड्राइंग नहीं करता उसे बहुत ही अच्छा लगे। लेकिन हाइपर रियलिस्टिक वो है जो समझ ले आर्टिस्ट ही समझता है। ये कहना बेहतर होगा, क्योंकि जो हाइपर रियलिस्टिक होता है वो बहुत ही जिस तरह आप छू सकते हैं, बस इतना पेपर पे फ़र्क रह जाए कि आप उस इन्वायरमेंट में चले गए और आपको लगे कि मैं इस इंसान को छू सकता हूँ, और आप बनाते हो।
हाँ बन सकता है, बन सकता है। लड़के ये कहाँ से सीखा है? क्योंकि अगर मेरे जैसा कोई इंसान जिसको सेब भी ना बनाना आता हो वो अगर सीखना चाहे तो कैसे सीख सकते हैं? क्या आपने इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है, कहीं से देखा है? हम इस बारे में पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिएगा हमारे साथ हैं द प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना राही उस्मान अशरफ। जी आखिर में होता है टडन, तो मुझे याद आ जाता है खत्म हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम अगेन, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। हलीमा और हुमायूं आपके साथ मौजूद हैं। 10 मिनट रह गए, कोई क्यों अभी ज्वाइन करेगा? हुमायूं किसी की मर्जी, किसी ने टीवी अभी लगाया, कोई अभी उठाओ, कोई सुत्ते में उठाओ। अस्सलाम वालेकुम, आखिरी 10 मिनट में कर रहे हैं। यू नेवर नो, कोई भी अभी उठ सकता है, बाल खिल रहे हो। ठीक है जी। उस्मान आपके पास आते हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, आपके कुछ है इस मुस्कुराहट में छुपा हुआ। मुझे आप ये बताएं, मैंने आपसे पूछा था आपने कहीं से सीखा? अगर मुझ जैसा इंसान सीखना चाहता है तो क्या करे? आपने कहीं से नहीं सीखा? कोई ये सीखने वाली स्टोरी बताएं। देखिए, सबसे पहले तो अंदर पैशन होना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और ये आपको अंदर से पता चलता है, ये बाहर से आपको कोई नहीं बताता कि आपने ये वाला काम करना है। ठीक है। तो जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, जिस काम में आपको मज़ा आ रहा है और आपको टाइम गुजरने का पता नहीं चल रहा बिल्कुल भी, और चाहे जो मर्ज़ी हो रहा हो। जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मुझे याद है कि मैं सुबह पता चले मैं 5 बजे सुबह जाता था, मुझे खाने तक का भी नहीं पता होता था भूख कितनी अहम चीज़ है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं था पता होता, मैं खेल रहा होता था और सिर्फ खेल रहा होता था। तभी पता चलता था जब मगरिब की अज़ानें हो रही हैं और तब बॉल नजर आनी बंद हो गई है। बस खत्म हो गया सर। ठीक है। तभी तो इसे सीखा? वैसे नहीं सीखा, बिल्कुल भी नहीं सीखा मैंने। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो लोगों ने सीखा हुआ होता है और जो लोगों ने नहीं, रॉ अल्लाह की तरफ से उनको कुदरती टैलेंट मिलता है, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है? क्योंकि जो सीखे हुए होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें हमसे पहले पता लग जाती हैं। मैं जैसे कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी बहनों ने क्योंकि सीखा हुआ है तो वो बहुत पहले उस चीज़ तक पहुँच जाती हैं जिसमें मैं खुद, हाँ ड्राइंग मैं बहुत बाद में खुद से सीख के पहुँचती हूँ। देखें, जो सीखे होते हैं वो तो बिल्कुल सीखे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उनका जो उन्होंने टाइम लगा के स्किल अपनी डेवलप की है उसमें तो कोई शक नहीं, वो बेहतर ही करेंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है, पता नहीं अब मैं इस बात पे कितना गलत हूँ कितना सही हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है, जिनके पास टूल्स नहीं होती, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर पैशन होता है और उन्हें यकीन होता है कि हो जाएगा, वो करते रहते हैं। और वो स्किल जिन्होंने पैसे लगा के किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके सीखा होता है वो उनसे कहीं बेहतर कर रहे होते हैं। मैंने तो ये चीज़ नोट की। तख्लीक की जो कहते हैं मोल होता है वो कुछ भी नहीं होता। यकीनन आप जो खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं उसकी वो कीमत नहीं अदा कर सकता, जिस मेहनत, जिस लगन, जिस मोहब्बत से आप बनाते हैं, लेकिन उसका वो प्राइस, वो मोल, वो कीमत नहीं मिलती। कैसा लगता है? हाँ, ये बड़ा जो है ना पेनफुल होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, मतलब उसे उस चीज़ का उतना रिवार्ड नहीं मिल रहा जितना वो चाहता है, जितना उसे पता है कि ये चीज़ जितनी मैं उससे मेहनत की होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मैं यहाँ पे इस तरह के आर्ट वर्क्स हैं जो यहाँ इस तरह के और भी हैं, तो ये कितने पैसों तक हो सकेंगे हमारे इधर सोसाइटी में? तो ये कोई लेगा भी नहीं, पैसे देने की तो दूर की बात, वो लेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे क्या ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के लोग आर्ट को जानते ही नहीं है। आर्ट सिर्फ ये नाम नहीं है, पेंटिंग कर लेना, पोइट्री लिखना, स्टोरीज़ लिखना, म्यूज़िक बनाना, बहुत सारी चीज़ें आ जाए, मुजस्मा साजी, कुछ भी, ये सब आर्ट की फॉर्म्स हैं। पर उदास तो हो जाते हो कि उस्मान जब कोई कहता होगा कि पेंसिल तो यूज़ की है, उससे ज़्यादा तब मुझे लगता है कि उदासी होती है जब लोग कहते हैं कि फ्री में दे दें हमें ये वो पैसे। और ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे होते नहीं है, बहुत अमीर लोगों को मैंने देखा, वो कहेंगे आप हमें गिफ्ट कर दें। बिल्कुल, आप हमें गिफ्ट कर दें। वो पता है क्या, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ आर्टिस्ट बहुत, ये वाले जो ड्राइंग करते हैं बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। तो जब कोई मिलता है उन्हें यही लगता है कि आप क्या मेहनत कर रहे हो, पेंसिल ही तो चला रहे हो, पेंसिल ही तो चलानी, तो आप मुझे ये फ्री में गिफ्ट कर देना।
लेकिन उसे नहीं पता कि एक रियलिस्टिक स्केच को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनत लगती है इसमें। तो ये आसान काम नहीं है कि अपना पहाड़ के सिरे पे उस्मान, अब कहाँ जाना है, क्या सोचा है? देखिए जहाँ पे आगे प्रिडिक्शन तो कोई भी नहीं कर कोई सकता। गोल बनाया है इंशाल्लाह। क्या है वो गोल, क्या है, क्या करोगे? जो मैं चाह रहा हूँ जो आर्टिस्ट घर बैठे हैं या जो बनना चाह रहे हैं, आपने यकीनन आप मुझे बड़े दूरदेश लगते हैं कि आप सोचते होंगे, तो क्या सोचा है, क्या क्या गोल है? जिस तरह अभी पाकिस्तान में कोई भी जो है ना यूट्यूब करियर, वो वहाँ तक नहीं जा सका जहाँ तक जाना चाहिए था अभी तक। तो मेरा मानना है अभी एजुकेशन ले लें। अगर हम स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ते हैं तो हमें जो पढ़ते हैं हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दोबारा घर पे यूट्यूब वीडियोस देखनी पड़ती हैं। और आधे से ज़्यादा 99% जो यूट्यूबर्स होते हैं वो सारे के सारे इंडियंस होते हैं। तो पाकिस्तानी क्यों नहीं कंटेंट क्रिएट कर रहे उस लेवल का, तो उस आप दर्जे करोगे? इंशाल्लाह करूँगा। इंशाल्लाह मैं और हलीमा पहले सब्सक्राइबर होंगे। इंशाल्लाह किया हुआ है, बल्कि मैंने यूट्यूब चैनल है आपका, स्ट्रेंजेस्ट अल्लाह मानी ताला के नाम आपको से। उसमें बरकत क्या दे। नाम है? स्ट्रेंजेस्ट मानी। स्ट्रेंजेस्ट मानी। आप स्ट्रेंजेस्ट है? बस ये मुझे थोड़ा यूनिक लगा था तो मैंने कर दिया, क्योंकि मानी मुझे घर पे प्यार से बुलाते हैं छोटा, ओके तो उस्मान इस को। वजह से मैंने कुछ मिक्स सा करके मैंने अलग। चलें इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आप जो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं वो करें भी। लेकिन उस्मान, आपके जो एज है उसमें लोगों को इतनी आइडिया नहीं होता कि हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि मैंने किस चीज़ के बारे में करना है, पढ़ाई के बारे में करना है, या मैंने स्केचिंग्स की क्लासेस देनी है, या मैंने कुछ और करना है, या मैंने इवन ये कि जो आप कह रहे हैं मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, उसमें भी कोचिंग की बहुत ज़रूरत होती है बच्चों को जो नहीं मिलती। तो किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं वो कंटेंट क्रिएट करने का? आर्ट के हवाले से बताया जाए, और दूसरा जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मुझे क्राइम्स, ट्रू स्टोरीज़ और इसके अलावा जो भी डिज़ास्टर हुए हैं या ऐसी चीज़ें जो सही सोसाइटी में नहीं हो रही, मुझे लगता है कि मैं एक अरसा अगर उन पे काम करूं, उन पे रिसर्च करूं, तो मैं बेहतर तरीके से बता सकता हूं। पता है क्यों? मुझे इस वजह से लगता है क्योंकि मेरे अंदर खुद वो खामियां मौजूद है, तो मैं उनको अपने साथ कंपेयर करके जो बाकी लोग कर रहे हैं तो मैं कुछ बेहतर चीज़ निकाल के दे सकता हूँ। उस्मान साहब, एक सादा सा सवाल है कि जो घर बैठे हुए हैं कहीं से शुरू करना चाहते हैं, शौक तो है लेकिन पता नहीं है, पहले कागज़ लें, पहले पेंसिल लें, पहले कलर्स लें, पहले सीखें यूट्यूब से, शुरुआत कहाँ से करें? अगर सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कोई सीखना चाहते हैं तो आप पेंसिल और कागज़ ले लें और आप काम करते रहें। आप, ये लिखी हुई बात है कि एक ना एक दिन आप इम्प्रूव हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बिल्कुल। तो आप शुरू कर लें जिस तरह भी आपको लगता है। अभी बिगनर्स और ये सीरीज़ वगैरह आगे मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा भी अपने यूट्यूब चैनल पे भी, कि क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं और क्या क्या उनमें गलतियाँ होती हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं। लेकिन यही है कि वो बड़ा ना इस चीज़ को क्विकली लेते हैं कि हम जल्दी से जल्दी जो है ना अपने रेफरेंस को अच्छे से ड्राइंग के साथ मैच कर लें, जो ये चीज़ होती नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आती है आपके अंदर। बहुत जो है ना ये पेशेंस का काम। स्केचिंग में क्या चीज़ बनाना मुंह की जो मुश्किल फीचर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल है? मुश्किल है। हाँ, क्योंकि कुछ लोग नाक के बारे में कहते हैं कि नाक बनाना बहुत मुश्किल है, कुछ आंख के बारे में कहते हैं। तो क्या चीज़ आपको लगती है? आप अगर स्किल अच्छे से डेवलप कर लेना अपने ऊपर काम करके, तो कोई चीज़ मुश्किल है ही नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। ये उन्हें लगता है जो अभी बाहर हैं, जिन्होंने अभी प्रैक्टिस नहीं की हुई, ये उन्हीं को लगता है। जिनके माशाल्लाह यूज्ड टू हो गए हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ से घबराते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान, बहुत मज़ा आया आज आपसे बातें करके, और हमें उम्मीद है कि आपका यूट्यूब चैनल जो है ना वो आसमान की जो ऊंचाइयां हैं उनको छू जाए और आप इस तरह कामयाब रहें। हलीमा, जुल्फ़िकार और हुमायूं आपसे यहाँ पे इजाज़त चाहेंगे, पर जाने से पहले आपसे ज़रूर ये कहेंगे ड्राइव सेफ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे और लोगों की ज़िंदगी जुड़ी है, आप उनके साथ बहुत सारे लोगों की खुशियाँ जुड़ी हैं। अपना भी ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का भी ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी कल, अगर सांसों ने इसी तरह साथ दिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।